हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 16 पार्ट आ चुके थे। अर्थात हमने मराठा तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा पार्ट 17 है। आज हम इसमें देखेंगे कि सिखों के संदर्भ में, अर्थात राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में और राजा रणजीत सिंह से लेके अंग्रेजों के साथ में हुए प्रथम युद्ध के पहले तक की कहानी को। अगले इसके बाद जो पार्ट आएगा, पार्ट 18, उसमें हम देखेंगे कि आंग्ल और सिख युद्ध क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था और आखिरकार उसके बाद सिखों की स्थिति क्या हो गई। इन सभी कहानियों को हम काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का हिस्ट्री ऑप्शनल का पाठ्यक्रम है जो कि आधुनिक भारत से संबंधित है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ने से पहले, या कहें कि राजा रणजीत सिंह को पढ़ने के पहले, उसके पहले जितने भी हमने पार्ट्स में जो भी बातें पढ़ी थी या जिन जिन घटनाओं का हमने अध्ययन किया था, उनको एक काफ़ी क्विक मोड में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आप जो आज पढ़ रहे हो वो वास्तव में पीछे का आप सारा भूल चुके हो। क्लियर? तो आप में से जिन लोगों को क्विक रिवीजन ना करना हो, वो लगभग 25 से 26 मिनट के वीडियो को स्किप कर सकते हैं और फिर जब नई स्लाइड आपकी शुरू हो, ख़ास तौर पर इस मैप के ज़रिए से, तो आप वहां से आज की क्लास को कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले अपना क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन की दृष्टि में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 के आसपास, अर्थात 1498 से ही भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगता है, जिसमें 1498 में सर्वप्रथम वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचता है। उस समय उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो भारत से कई सारी व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करे और अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित कर सके। वाणिज्यिक गतिविधियों का सामान्य सा आशय ये होता है कि दूसरे देश के कच्चे माल को अगले दूसरे देश के कच्चे माल की ओर पहुंचाना। जैसे कि आप जानते हो कि वास्को डी गामा उस समय भारत के कालीकट के तट पर आया। वो यहाँ से होता हुआ केप ऑफ गुड से वापस फिर अपने यूरोप चला गया, अर्थात पुर्तगाल की ओर, और वहाँ पर यूरोप के कई सारे बाज़ारों में अपने उस माल को कई गुना की कीमत पर बेचा। अभी तक कंपनियों का केवल उद्देश्य यही था, अर्थात पुर्तगालियों ने इस एकाधिकार को बनाए रखा। लेकिन आगे चलकर डचों ने, डच का मतलब हॉलैंड ने, आकर इस स्थिति को पलट दिया और साथ ही आगे चलकर अंग्रेजों ने भी केप ऑफ गुड होप के मार्ग को बाधित करके भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की शुरुआत की, या कहें कि भारत में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया। रही बात पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसको उस समय के इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से प्रेम हो जाता है। तो उसका विवाह जब उससे हो गया तो पुर्तगाली नरेश ने बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया कंपनी को, और जब बम्बई की प्राप्ति हो गई, उन्हें अपना एक दामाद मिल गया। तो ये लोग भारत की प्रतिस्पर्धा से अपने आप को बाहर कर लिए और केवल यूरोप के कई सारे तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहे। यही स्थिति आगे चलकर डचों की हुई। हालांकि डचों ने अपना जो व्यापार था वो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, अर्थात इस तरफ गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी, या कहें कि इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड की ओर अपना व्यापार करते थे। लेकिन आगे चलकर इनकी भी महत्वाकांक्षाएं जगी और इन्होंने भी भारत में अपने व्यापार की प्रभुता को इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न किया। लेकिन कंपनी ने बेदरा के युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। इस तरीके से इनकी भी भारत से पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। आगे चलकर डेनिसों ने ये सोचा कि वास्तव में वो भारत में रहकर अपना व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी व्यापारिक बस्तियां थी उन्हें सब की सब कंपनी को बेच दी। अब केवल और केवल बचते थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी न केवल भारत में युद्धरत थे, बल्कि इनकी परिस्थितियां यूरोप में भी विकट थीं और यूरोपीय परिस्थितियों का
मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, अर्थात फ्रांस उस समय ऑस्ट्रिया में अपने उत्तराधिकार की दखल अंदाजी को प्रमोट कर रहा था। ऑस्ट्रिया में उसकी बढ़ती इस दखल अंदाजी से फ्रांस और इंग्लैंड को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आमने सामने लाकर खड़ा करने का एक उद्देश्य ये भी था क्योंकि उस समय इंग्लैंड भले ही यूरोप में अपनी प्रभुता न इस्टेब्लिश करना चाहता हो या कहें कि यूरोप में अपना साम्राज्यिक विस्तार न करना चाहता हो, लेकिन वो ये भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूरोप में कोई एक लीडर बनकर उभरे, अर्थात वो चाहता था कि यूरोप में एक शक्ति संतुलन की भूमिका में वो अपनी महत्ता स्थापित कर सके। और इसी दिशा में कई सारे युद्ध होते हैं जिनमें सप्तवर्षीय युद्ध प्रमुख है। और उस सप्तवर्षीय युद्ध में पेरिस की संधि के साथ ये डिसाइड हो जाता है कि आखिरकार फ्रांसीसियों की क्या स्थिति भारत में रहेगी या यूरोप में रहेगी। ये बात अलग है कि 1760 की बॉन्डीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में पराजित करके केवल पांडिचेरी तक सीमित कर दिया। आगे यही स्थिति जिसको हम ये युद्ध देखते हैं कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने गए। जब कंपनी ने कर्नाटक में अपनी प्रभुता स्थापित कर रही थी तो उसी समय कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के पहले कंपनी ने बंगाल में षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी विजय कर ली थी, जिससे वहां पर अपने एक कठपुतली नवाब को इस्टेब्लिश कर दिया था, अर्थात मीर जाफर नाम के व्यक्ति को कठपुतली नवाब की तरह वहां पर इस्टेब्लिश करके सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये बात अलग थी कि मीर जाफर ने उनकी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी को न देकर उनके साथ प्रत्यक्ष संघर्ष मोल लिया, जिसमें कंपनी ने उसे पराजित करके केवल कलकत्ता में 10,000 रुपये वार्षिक की पेंशन पर उसे अपदस्थ कर दिया। और जब अपदस्थ कर दिया तो कंपनी ने उस व्यक्ति को चुना जो उसे वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की न केवल सूबेदारी दे बल्कि सोरा और सिलहट के चूने के व्यापार में आधी हिस्सेदारी भी दे। और इस परिस्थिति को पूरी तरीके से अनुकूलित बनाया मीर कासिम ने, लेकिन उसने कंपनी से 1760 में हुई इस संधि के प्रोविज़न में एक रिक्वेस्ट की कि हम आपको ये सब कुछ दे देंगे, लेकिन आप हमारे आंतरिक व्यापार में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कंपनी ने बाइबिल पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम एक कल्याणकारी शासक हैं और हम एक व्यापारिक कंपनी हैं। अतः आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ भी करें, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी का ये वादा सावन के उस मौसम की तरह था जो कुछ ही समय के बाद बदल गया। और कंपनी का जब ये वादा बदल गया तो इससे नवाब की स्थिति भी बदल गई, अर्थात कंपनी के अधिकारी या कंपनी के गुमास्ते न केवल भारतीय व्यापारियों को परेशान करते, न केवल भारतीय व्यापारियों को दस्तक को दुर्व्यवहार तरीके से बेचते, न केवल वो भारतीय अधिकारियों का उत्पीड़न करते, बल्कि भारतीय जनमानस से कच्चे माल को सस्ते से सस्ते दामों में प्राप्त करने के लिए बल का भी उपयोग करते। जब ये स्थिति एक कल्याणकारी राजा को पता चली तो उसने शिकायत की उन सब की उनके बॉस को, अर्थात कलकत्ता काउंसिल को। लेकिन बॉस ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आँखों को बंद रखा और कहा कि दुर्योधन जो कर रहा है वो उचित है। लेकिन मीर कासिम तो मीर कासिम था, वो कब तक शांति के प्रस्ताव को लेकर अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेता। उसने सोचा कि अब तो एक युद्ध होना अति आवश्यक है और इस युद्ध की शुरुआत के लिए उसने अपने आसपास के क्षेत्रीय राजाओं का एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसमें उसने अवध के नवाब को साथ में लिया तो मुगल बादशाह को भी साथ में लिया। ये बात अलग है कि पहले वो अकेले लड़ा था 63 में, जिसमें पराजित हो गया था। फिर वो अवध के नवाब के पास गया। जब उसने ये मोर्चा बना लिया तो उस समय अवध के नवाब ने एक तरीके से छल करके या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का सहयोग करके बक्सर के युद्ध में उसकी पराजय को सुनिश्चित कर दिया और उसे बंगाल की नवाबियत से अपदस्थ करा दिया।
लेकिन ये दुर्भाग्य ऐसा था कि इसमें केवल नुकसान मीर कासिम को नहीं हुआ, बल्कि अवध के नवाब और उस समय के मुग़ल बादशाह को भी हुआ। न केवल मुग़ल बादशाह अब कंपनी का पेंशन याफ्ता बन गया, बल्कि कंपनी को एक अधिकार प्राप्त कर दिया कि हाँ, ये कंपनी भारत में शासन कर सकती है। और इसी दिशा में इलाहाबाद की दूसरी संधि के माध्यम से, या कहें कि इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से, अवध के नवाब ने कंपनी को अपने क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, साथ ही उत्तरी सरकार की प्राप्ति भी करा दी और आगे चलकर घेरे की नीति का एक सहायक आवरण बन के मराठों से कंपनी की रक्षा भी कर दी। इस तरीके से सामरिक दृष्टि से भी कंपनी को सारी की सारी सहूलतें प्रोवाइड कर दी उस समय के अवध के नवाब ने। जब कंपनी ने ये देखा कि अब गंगा का मैदान उसकी गोद में आ गया है, तो क्यों ना अब हम दक्कन के उस मैदान की ओर अपनी प्रभुता बढ़ाएं जो तुंगभद्रा के किनारे पर बसा है। इसीलिए उसने सबसे पहले मैसूर को अपना केंद्र बनाया। मैसूर को केंद्र बनाने का कारण ये था कि उसके ऊपर मराठे थे तो उसके बगल में निज़ाम, ये दोनों के दोनों मैसूर से परेशान थे। तो कंपनी ने सोचा कि पहले क्यों ना हम मैसूर को पराजित करने के लिए इन दोनों के उद्देश्य को एक साथ मिला दें और इनके साथ एक मोर्चा बनाकर हैदर अली या उस समय की मैसूर रियासत को पराजित करें। हुआ ये भी, लेकिन कई बार प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कंपनी की ये सोच सकारात्मक रूप नहीं ले पाई, या कहें कि कंपनी की इस सोच ने एक आकार नहीं ग्रहण कर पाया, क्योंकि उस समय हैदर अली ने अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से मद्रास की संधि के पूर्व ही इन दोनों को उन क्षेत्रों को दे दिया जिन क्षेत्रों के लिए ये कंपनी को सहयोग कर रहे थे। वही चीज़ आगे चलकर टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि के माध्यम से करने का प्रयत्न किया। ये बात अलग है कि उस समय कंपनी मराठों के साथ में भी संघर्षरत थी, इसलिए उन्होंने मराठों के साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई की और इसी समय मैंगलोर की संधि मैसूर के साथ की। 20 वर्षों के बाद मराठों से उन्हें युद्ध लड़ना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना 10 से 15 वर्षों के अंदर अंदर हम मैसूर को समाप्त कर दें। और मैसूर को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने कॉर्नवालिस को भारत में भेजा और कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से टीपू को अपने अधीन कर लिया और टीपू की उस प्रभुसत्ता को चोट पहुंचा दी, जिसमें बस अब एक धक्का देने की ज़रूरत थी और उसकी पूरी की पूरी मैसूर रियासत खंडहर में तब्दील हो जाती। और इस खंडहर को तब्दील करने में उस समय आगे चलकर साम्राज्यवादी गवर्नर वेलेजली ने सहायक की भूमिका निभाई, अर्थात नेपोलियन के भय को उद्देश्य बनाकर टीपू पर हमला किया और श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को जीतकर टीपू को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये बात अलग है कि आगे चलकर उसने पुनः वाडियार वंश के बालक को सत्ता पर स्थापित करके उस समय के मैसूर को सहायक संधि के अधीन ले आया। हालांकि सहायक संधि में पहले से ही निज़ाम पार्टिसिपेट कर चुका था। जब इन्होंने मैसूर पर अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर ली, जब इन्होंने निज़ाम को अपने अधीन कर लिया, तो अब इन्होंने सोचा कि हम मराठों को भी अपने अंतर्गत ले आएं और इस दिशा में इन्होंने मराठों के साथ 3 मराठे युद्ध लड़े, जिसमें 75 से 82 का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, जिसे ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा जाना जाता है। और उस ट्रीटी ऑफ सालबाई ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे ऐसे प्रोविज़न कर दिए जिससे उनको भारत में विजय करने की सहूलियत प्राप्त हो गई। सबसे बड़ा प्रोविज़न तो 20 वर्षों तक उन्हें इस बात की मुक्ति मिल गई कि अभी हमें मराठों से युद्ध नहीं करना है। और 20 वर्षों के बाद 1802 में बाजीराव द्वितीय के द्वारा बसीन की संधि से उनको उस अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप देने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण आगे चलकर उन्होंने चाहे होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे गायकवाड़ हो,
चाहे फिर उस समय के भोसले हों, इन सब से अलग अलग संधि की, चाहे वो सुरजी अर्जन की संधि हो, चाहे फिर वो देवगांव की संधि हो, चाहे फिर वो राजपुर घाट की संधि हो, इन संधियों ने इन सभी पेशवा सरदारों को अधीन ला दिया कंपनी के। लेकिन अभी भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी की शक्ति को इतनी प्रभुता नहीं प्राप्त हो पाई थी कि वो मराठों की सर्वश्रेष्ठता को पूरी तरीके से कुचल देते। अतः 1817 तक आते आते कंपनी को ये लगने लगा क्यों ना अब मराठों को भी अपने अधीन कर लिया जाए और पूरी तरीके से भारत में अपने आप को प्रभुत्वशील बनाया जाए। इस दिशा में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक बहाना ढूंढा और उसने सबसे पहले पिंडारियों पर हमला किया। जब उसने पिंडारियों पर हमला कर दिया तो वास्तव में पिंडारी मराठा सेना के एक प्रमुख सहायक थे, अर्थात पिंडारियों पर हमला एक तरीके से मराठों की प्रभुता को चुनौती देने के समान था और इसी दिशा में बाजीराव द्वितीय ने फिर से युद्ध की शुरुआत की। ये बात अलग थी कि इस युद्ध में सभी अलग अलग लड़े, जिस कारण वो पराजित हो गए और इस पराजय के बाद बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर के पास में 10 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ में भेज दिया गया और जितना भी उस समय पूना का क्षेत्र था या जितना भी मराठावाड़ा था या जितना भी मराठों के अधीन क्षेत्र था उसे सब कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। अर्थात इस तरीके से मराठों की कहानी को उन्होंने समाप्त कर दिया और मराठों की कहानी को समाप्त करने के बाद यही बाजीराव द्वितीय ने आगे चलकर एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, अर्थात एक पुत्र को गोद लिया जो कि दत्तक जिसे कहा गया, अर्थात जिसका नाम नाना साहब कहा गया। वास्तव में नाना साहब उस समय के धोंधू पंत नाम के एक व्यक्ति के पुत्र थे जिसे बाजीराव द्वितीय ने पाला था और बाजीराव द्वितीय की 51 में मृत्यु हो जाने के बाद वो पेंशन के लिए संघर्षरत रहे, जिसे लेकर आगे 1857 के विद्रोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाकी नाना साहब की कहानी को लेकर हम 1857 के विद्रोह में और डिटेल से पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक मराठों को कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो चीज़ छूट गई जिसको लेकर आपके मन में एक संशय होगा कि मास्टर आपने तो आज मराठों को केवल आंग्ल से ही शुरू कर दिया, क्या आप पृष्ठभूमि बता सकते हो? तो हम एक बार फिर से आपकी सुविधा के मद्देनज़र आपको फिर से वो पूरी पृष्ठभूमि बता सकते हैं कि जिससे मराठों का उद्भव हुआ और आगे चलकर पानीपत की तृतीय लड़ाई के बाद कंपनी के साथ उनका सामना हुआ, ताकि आपके अंदर फिर से एक सहजता बन सके और आप ये समझ सकें कि वास्तव में मराठे थे कौन। जब ये बात आई कि आखिरकार शिवाजी के बाद जो शक्ति का हस्तांतरण था वो किसके अधीन आएगा, तो शिवाजी के उस समय दो बेटे थे, एक थे शंभूजी और एक थे राजा राम। शंभूजी को औरंगजेब ने अपने यहाँ कैद कर लिया, यहाँ तक कि उसको मरवा दिया और मरवाने के बाद उसके बेटे साहूजी और उसकी पत्नी येसुबाई को अपने यहाँ कैद में रखा। ये दोनों शाह आलम प्रथम के समय तक कैद में रहे और शाह आलम ने बाद में बालाजी विश्वनाथ के कहने पर कहा यह जाता है कि इन्हें छोड़ दिया और जब इन्हें छोड़ दिया तो साहू और बालाजी विश्वनाथ एक हो गए, अर्थात बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण कुल के व्यक्ति थे जिन्हें आगे चलकर छत्रपति या कहें कि मराठों की मंत्री परिषद में काफ़ी बड़ी भूमिका निर्वहन करने का अवसर मिला और ये अवसर उनकी योग्यता, उनकी कूटनीतिक चातुरता, उनकी राजनीतिक मर्मज्ञता का ही परिणाम था। इधर राजा राम की जब शंभूजी की जब मृत्यु हो गई तो राजा राम ने शिवाजी की बागडोर को संभाला, लेकिन इस बागडोर को संभालते हुए उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाने का प्रयास किया। इस अवसर को देखते ही शाह आलम द्वितीय ने सोचा कि अगर हम साहू को छोड़ देंगे तो होगा क्या कि साहू जाकर ताराबाई से लड़ेगा
अर्थात घर में एक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और हुआ भी यही। साहू चाहता था कि वो छत्रपति बने, जबकि ताराबाई चाहती थी कि उनका अल्पवयस्क पुत्र उस समय का छत्रपति बने। इसको लेकर खेड़ा का युद्ध होता है और खेड़ा के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वारना कहते हैं। उस संधि में ये डिसाइड होता है कि शिवाजी द्वितीय दक्षिण मराठों में अर्थात कोल्हापुर में अपनी प्रभुता रखेगा और जबकि उत्तर की ओर सतारा में साहू अपनी प्रभुता रखेगा। आगे चलकर इस दिशा में कई सारे षड्यंत्र हुए, या कहें कि शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद अगला जो बेटा था शंभूजी द्वितीय, उसने फिर से एक षड्यंत्र रचा और ताराबाई के साथ में मिलकर कोशिश की कि साहू को पराजित किया जाए। इस दिशा में उसने कई सारे उस समय के व्यापारी, कई सारे उस समय के अधिकारी, यहाँ तक कि साहू के सेनापति चंद्रसेन को भी अपनी ओर मिला लिया। जब इस चीज़ को साहू ने देखा तो साहू की स्थिति काफ़ी विपरीत हो गई, या कहें कि उसका मनोनुकूलन उतना कमज़ोर हो गया जितना नहीं होना चाहिए था। जब इस स्थिति को देखकर बालाजी विश्वनाथ को एहसास हुआ कि उनका प्रिय सखा साहू बड़ा चिंतित है, तो उन्होंने चंद्रसेन की भूमिका को खुद ही निर्वहन करने की कोशिश की और आगे चलकर उन्हें सेना कर्ते का पद मिल गया। लेकिन अपनी सेना कर्ते के पद में प्रतिष्ठा और अपनी मेहनत के दम पर वो आगे चलकर पेशवा के पद पर सुशोभित हो गए। ये पहली बार ऐसा था कि कोई गैर ब्राह्मण मराठा व्यक्ति पेशवा के पद पर सुशोभित हो रहा था। अर्थात यहीं से बालाजी विश्वनाथ की भूमिका बढ़ने लगती है और आगे चलकर पूरे मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। अब जब इस दिशा में हम देखते हैं तो वहाँ पर फर्रुखसियर को अर्थात मुगल सत्ता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं के द्वारा पद प्राप्त करा दिया जाता है। लेकिन जिस थाली में फर्रुखसियर ने खाया उसको लगा कि हो सकता है कि उस थाली में जहर था, इसीलिए वो थाली देने वाले सैयद बंधुओं को मरवाने की कोशिश की फर्रुखसियर ने, यानी कि जिन्होंने उसे बनाया उसे ही बिगाड़ने का प्रयास करने लगे। सैयद बंधुओं में हुसैन अली को ये लगा कि अगर हमें इसको हराना है या फर्रुखसियर को अपदस्थ करना है तो मराठों का सहयोग लेना पड़ेगा। और जब उसने मराठों से सहयोग लिया तो एक संधि प्रस्ताव किया जिसमें साहू की माता को छोड़ने की बात थी, दक्कन से चौथ की वसूली की बात थी, सूरत और गुजरात से चौथ की वसूली की बात थी, साथ ही बुंदेलखंड और मालवा में अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करने की बात थी। कई सारे अधिकार शामिल थे जिसको लेकर रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कह दिया। इस स्थिति को सही में परिवर्तित करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 की सैनिक टुकड़ी के साथ मुगल सत्ता पर हमला किया और फर्रुखसियर को पराजित करके उस समय दूसरे शासक रफ़ी उद दौला को, या आप कह सकते हो रफ़ी उद कज़ात को शासक बनाया और इस संधि की वैलिडिटी प्राप्त कर ली। इस तरीके से कंपनी को, इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ या मराठों को लगभग 30 से 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और साथ ही दक्कन के क्षेत्र उनके अधीन आ गए, जिसे देखकर मराठा जनमानस में बालाजी विश्वनाथ के प्रति एक सम्मान अभिव्यक्त हुआ। लेकिन ये सम्मान चंद वर्षों तक ही था, क्योंकि 1720 तक आते आते बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। और 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो उनका एक कह सकते हो उनका एक तरुण पुत्र अर्थात बाजीराव प्रथम, हालांकि इनके दो बेटे थे बालाजी विश्वनाथ के, एक था बाजीराव प्रथम और दूसरा था चिम्माजी, जिससे आगे चलकर पुत्र होता है सदाशिवराव भाऊ। क्लियर। तो यहाँ पर बाजीराव प्रथम सत्ता में आता है और बाजीराव प्रथम सत्ता में आए उससे पहले उसकी शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा होती है और शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा देते ही उसने यह कह दिया
कि ये जो मिट्टी है वो हिंदुस्तान की है, इस मिट्टी पे जो ये मयूर का पंख है वो मुग़ल सत्ता का है, और इस पंख की जो जड़ें हैं वो मुग़लिया सल्तनत की जड़ें हैं, और इस पे जो हमारा तीर है वो मराठा सरदार का है। अर्थात मराठा चाहें तो इस पूरे के पूरे वृक्ष पर हमला करके पूरी की पूरी मुग़ल सत्ता की जड़ों को हिला सकते हैं। अर्थात पूरे के पूरे भारत में हिंदू पद पातशाही का गठन कर अटक से लेके कटक तक एक छत्र साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और उसने ऐसा कई सारी विजयों के माध्यम से करने का प्रयत्न किया, जिसमें आगे चलकर उसे बुंदेलखंड के महाराजा की पुत्री मस्तानी से प्रेम विवाह हो जाता है, जिस कारण आगे उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वयं मराठों में गुटबंदी की शुरुआत हो जाती है। उसके मरने के बाद 1740 में उसका बेटा बालाजी बाजीराव, हालांकि उसके 4 बेटे थे, जिसमें शमशेर बहादुर था, जिसमें आप कह सकते हो बालाजी बाजीराव था, जिसमें आगे चलकर उसमें रघुनाथ राव था, और साथ ही उसमें एक व्यक्ति और था जिसको इतिहास में उतना याद नहीं किया जाता। आप उसका शायद नाम था नारेंद्र, ऐसे ही कुछ उसका नाम था शायद, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, जो भी हो, अगर याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो था, मतलब नागेंद्र राव या सत्येंद्र राव, जो भी हो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो 4 बेटे उसके थे। उन 4 बेटों में से शमशेर बहादुर ने अब इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव के बीच आगे टसल शुरू हो गई। ये बात अलग है कि बालाजी बाजीराव उसमें सफल रहे, और बालाजी बाजीराव के आगे चलकर 3 बेटे माधव राव प्रथम, साथ ही विश्वास राव, और अंतिम था नारायण राव। क्लियर। तो माधव राव प्रथम तो आप कह सकते हो कि 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की सत्ता को संभालते हैं, लेकिन आगे चलकर क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 10 वर्षों में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 1772 में। और उसी 1761 के पानीपत के युद्ध में न केवल इनका विश्वास राव पुत्र मारा जाता है, बल्कि उस समय के बालाजी विश्वनाथ के बेटे चिम्मा जी का बेटा सदाशिव राव भाव भी मारा जाता है। क्लियर। अर्थात उस तरफ से भी ब्लैंक हो जाता है और इस तरफ से भी ब्लैंक हो जाता है। अब बचते हैं केवल और केवल 2 लोग, माधवराव प्रथम और नारायण राव। माधवराव प्रथम 1772 तक शासन कर पाता है, मतलब 10 वर्ष तक, और उसका क्षय रोग से देहांत हो जाता है। उसके बाद उसका दूसरा बेटा बालाजी बाजीराव का नारायण राव सत्ता संभालता है, क्योंकि माधवराव प्रथम का कोई बेटा नहीं होता। नारायण राव प्रथम को देखकर रघुनाथ राव को लगता है कि क्यों ना इसे, जब ये मर जाएगा तो हमें सत्ता मिल ही जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य उसका ऐसा था कि नारायण राव के मरने के पहले ही वो एक पुत्र को जन्म दे देता है, जिसका नाम माधवराव नारायण होता है और जिसका संरक्षक नाना फडणवीस होता है। ये देखकर रघुनाथ राव को बुरा लगता है और वो जाकर कंपनी में बम्बई से सूरत की संधि करता है। तो वहीं दूसरी ओर नाना फडणवीस कलकत्ता जाकर पुरंदर की संधि करता है, लेकिन आगे चलकर प्रीवी काउंसिल के द्वारा युद्ध की अनुमति देने के कारण इन संधियों को त्याज करके युद्ध की शुरुआत होती है, और उसी युद्ध को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है और उसमें माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया जाता है, अर्थात रघुनाथ राव की दावेदारी को खारिज कर दिया जाता है और आगे चलकर रघुनाथ राव का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद रघुनाथ राव ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक था बाजीराव द्वितीय और दूसरा था अमृत राव। बाजीराव द्वितीय को संरक्षण के रूप में 1795 से 1800 के रूप में रखा नाना फडणवीस ने, क्योंकि 1772 से 1795 तक शासन किया था उस समय माधवराव नारायण ने, और उसके मरने के बाद माधवराव नारायण का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए बाजीराव द्वितीय को सत्ता मिली। हालांकि बाजीराव द्वितीय के द्वारा होलकर के भाई की मृत्यु कर देने से या हत्या कर देने से
होलकरों ने पूना पर हमला किया और होलकरों ने बाजीराव द्वितीय को वहां से भगा दिया, जिससे जाकर आगे उसने बसीन की संधि की कंपनी के साथ, ताकि उसे होलकर के द्वारा पूना में पेशवा के पद पर सुशोभित किए गए उसके भाई अमृतराव के बेटे विनायक राव को समाप्त किया जा सके। और इसी चीज़ को लेकर ट्रीटी ऑफ बसीन होती है और फिर आंग्ल द्वितीय युद्ध की शुरुआत होती है। हमने ये सब पढ़ लिया। इस तरीके से आपने पूरी कहानी कंप्लीट कर ली। क्लियर। अब आपने जब ये कहानी कंप्लीट कर ली, तब अब प्रश्न उठता है पंजाब के संदर्भ में, अर्थात पंजाब की स्थिति क्या थी। तो पंजाब की स्थिति को समझने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे जैसे हमने अभी मराठा और मैसूर को कवर किया। क्लियर। अब जब हमने मराठा और मैसूर को कवर किया था, क्लियर, तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल हर चीज़ को अपनाया। यही चीज़ हम अपना यहाँ पर पंजाब को लेकर करेंगे। पंजाब के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि उस समय ये मुग़ल सत्ता के अधीन हुआ करता था, और जब 1707 में मुग़ल सत्ता का विखंडन होने लगा या मुग़ल सत्ता में स्वायत्त राज्यों की उत्पत्ति होने लगी, तो यही स्थिति पंजाब को लेकर भी उभर कर आई। अर्थात ये स्थिति पनपी कि पंजाब में किस तरीके की शासन की शुरुआत हो, पंजाब को किस तरीके से एकीकृत किया जाए, और इस एकीकरण की दिशा में वहाँ पर कई सारी मिसलों का उदय हुआ। मिसल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो साधारण से साधारण भाषा में कि कई सारे छोटे छोटे मोहल्लों और गांवों का एक कबीला बना, अर्थात छोटे छोटे गांव मिलकर कई बड़े बड़े कबीले में परिवर्तित हो गए। अर्थात पूरा का पूरा पंजाब का जो रीजन था लगभग 12 से 13 भागों में डिवाइड हो गया, और उन 12 से 13 भागों का अपना एक नाम होता था, अपना एक झंडा होता था, अपने एक नेता होते थे, और उन नेताओं को या उन झंडों को या उन ग्रुप को एक तरीके से मिसल के नाम से संबोधित किया गया। मिसल वास्तव में गुरु नानक के द्वारा दिया गया एक शब्द था, अर्थात एक तरीके की संस्था। जैसे आप अभी देखते हो कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में कितनी सारी कोचिंग हैं, तो आप उसे कोचिंग टाइटल देते हो। कई बार आपसे पूछा जाता है कितने सारे कॉलेज हैं, तो आप उन्हें कॉलेज का टाइटल देते हो। उसी तरीके से प्रांत कितने सारे हैं, तो आप प्रांत का टाइटल देते हो। लेकिन जब प्रांतों से भी छोटी स्थिति की बात होती है और किसी धार्मिक आलिंगन का उसमें समावेश होता है, तो हम उसे मिसल रूप दे देते हैं। अर्थात मिसल एक तरीके का टाइटल था जो किसी न किसी व्यक्ति की जाति, किसी न किसी व्यक्ति के धर्म और किसी न किसी व्यक्ति के संप्रदाय से संबंधित था। इतनी बात आप समझ गए। अब आप ये समझ गए कि वास्तव में मिसलें थी क्या। मतलब मिसल एक तरीके से छोटे छोटे भूखंडों का एक भाग था, और उन भूखंडों पर शासन करने वाले नवाबों और राजाओं का एक तरीके का पिंड था, या आप कह सकते हो कि एक तरीके का साम्राज्य था, छोटा सा। क्लियर। इसी मिसलों में से कई सारी मिसलें जिनको आप आगे चलकर सुनते हो कि कोई भंगी मिसल थी, कोई आहुलवालिया मिसल थी, कोई फुल्किया मिसल थी, कोई निहंग मिसल थी। निहंग मिसल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि करंट की दृष्टि से निहंग को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस पर हम कभी डिटेल में अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो निहंग जो मिसल थी या निहंग जो संप्रदाय था वो वास्तव में यहीं से उभर कर आता है। हालांकि आप जब गुरु नानक को पढ़ते हो तो उनके बाद सिखों के जितने भी गुरु थे, अर्थात जितने भी 10 गुरु हुए, उन्होंने सिखों को संगठित करने के लिए जितने भी उपाय किए, उनमें से आगे चलकर निहंग भी एक उपाय के रूप में निकलते हैं। अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से उस धर्म की ध्वज पताका को सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर। तो आपने इतनी कहानी पढ़ ली। जब आपने ये कहानी पढ़ी तो आपको ये भी पता हो कि जिस समय इन मिसलों का निर्माण हो रहा था, जिस समय इन मिसलों का उद्भव हो रहा था,
उसी समय अब्दाली के और नादिर शाह के भारत में आक्रमण की शुरुआत होने वाली थी, या कहें कि नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था और अब्दाली का अब आक्रमण भारत में होने वाला था। अर्थात 1739 के बाद इन मिसलों को ये भय सताने लगा कि किसी भी वक्त अहमद शाह अब्दाली भारत पर हमला कर सकता है, और भारत पर हमला कर सकता है या दोबारा हमला कर सकता है, तो उस हमले से बचने के लिए इन मिसलों को आपस में संगठित हो जाना चाहिए। और आपस में अगर ये मिसलें संगठित हो गईं, आपस में ये मिसलें अगर संगठित हो गईं, तो ये पंजाब के ही न केवल क्षेत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगी, बल्कि आगे अफगानिस्तान या कहें कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के काबुल और कंधार तक में भी अपनी प्रभुता को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। क्लियर? लेकिन ये तब संभव हो पाता कि जब इन मिसलों को संगठित करने वाला कोई एक नेता जन्म लेता। ये तब संभव हो पाता जब उस योग्य नेता के अंदर न केवल योग्यता के सारे इनपुट होते, बल्कि सैन्य कुशलता और निपुणता के साथ साथ उसमें धर्मनिरपेक्ष छवि का एक एहसास होता। अर्थात वो राजा केवल एक राजा निरंकुश न होकर बल्कि धर्मपरायण और कर्तव्यपरायण होता, और उसके अंदर विजय की वो अभिलाषा होती जिसके आधार पर वो इन बिखरी हुई 12 मिसलों को एक करने का प्रयत्न करता। और इसी दिशा में बढ़ते हुए आगे चलकर एक राजा का या एक व्यक्तित्व का जन्म होता है, और उस व्यक्तित्व का नाम था 1780 में जन्म लेने वाले राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह को हम पढ़ें इससे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आए कि राजा रणजीत सिंह के जन्म के उत्सव को लेकर इतनी लोगों में खुशी क्यों थी, या लोगों में इतना उल्लास क्यों था कि राजा रणजीत सिंह अब आ गया है तो अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आने की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय का जो पंजाब का रीजन था, उस समय का जो उत्तर पश्चिमी भारत का जो रीजन था, वहाँ पर अब्दाली के आक्रमण के कारण कई प्रकार की अराजकता और उत्पीड़न शुरू हो चुका था। अर्थात उस समय अब्दाली कर की वसूली के कारण कई सारे क्षेत्रीय राजाओं को, कई सारी जनमानस को काफ़ी ज़्यादा दमन और उत्पीड़न का शिकार बना रहा था। यहाँ तक कि अब्दाली के पौत्र जमान शाह ने वहाँ पर एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूरी से पूरी तरीके से शोषण पर आधारित था। अतः उसे चुनौती देने की आवश्यकता थी, और इस चुनौती को स्वीकार किया उस समय के एक सुकर चकिया मिसल से निकलने वाले व्यक्ति राजा रणजीत सिंह। कई बार प्रीलिम में खासतौर पर स्टेट पीसीएस में इस सुकर चकिया मिसल को लेकर शायद ऐसा कोई पेपर हो जिसमें प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो आप समझ गए कि वास्तव में सुकर चकिया मिसल से कौन था? राजा रणजीत सिंह। और टोटल कितनी मिसलें थीं? टोटल थी 12। क्लियर? राजा रणजीत सिंह का जब जन्म हुआ तो पिता के उनका स्वर्गवास हो गया। अर्थात उनके पिता जल्द ही इस धरा को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, और आगे चलकर उनकी माता सास सदा कौर और दीवान लखपत राय ने एक प्रतिशासन परिषद का गठन कर शासन में मजबूती लाने का प्रयत्न किया। अर्थात उनके पिता के द्वारा उस सुकर चकिया कबीले को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया। हालांकि हम आगे अपनी बात को कवर करें इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अभी आप जो भी रणजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर, इस पे आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मतलब आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि राजा रणजीत सिंह के पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। क्लियर? ये बस आपको समझने के लिए है। राजा रणजीत सिंह पर इस वर्ष तो प्रश्न आएगा भी नहीं, आप ये 100% श्योर माने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ें ना, पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो वास्तव में राजा रणजीत सिंह को प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात राजा रणजीत सिंह पर जो 10 से 15 प्रश्न बन सकते हैं, हम केवल उन्हीं का उत्तर फ्रेम करा दें, उन्हीं को आपको काफ़ी अच्छे से करा दें,
तो आपका सिखिज़्म का जो टॉपिक है, मतलब आंग्ल और सिख का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन वो कवर तो हो जाएगा, उसकी कहानी को समझने के लिए आपको यहाँ पर ये पूरी पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप ये पृष्ठभूमि पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको वो शॉर्ट में जो बातें हम बताएंगे 150 शब्दों में या 200 शब्दों में, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसीलिए इसको केवल और केवल पढ़ने की दृष्टि से पढ़ें, इसको समझने की दृष्टि से पढ़ें, इसको इम्पोर्टेंट और याद करने की दृष्टि से ना पढ़ें। क्लियर? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप काफ़ी गहनता से तैयारी कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि मास्टर जो कुछ भी पढ़ा रहा सब इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम हर बार आपको कहीं ना कहीं बता देते हैं कि इस चीज़ पे प्रश्न कैसे आएगा और इस चीज़ पे प्रश्न कैसे नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक समझ में ही नहीं आया, हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं इतिहास को एक कथा के तौर पर ही बताता हूं। तो आप चाहें तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, अर्थात ये 2 जो वीडियो आएंगे इनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो अब बस सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको याद ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपको मैसूर और मराठा हुआ था, क्योंकि हमने उसी सहज शैली का उपयोग किया है, उसी कथात्मक भाव को इसमें साथ में लिया है। क्लियर? तो अब बात करते हैं फिर से अपनी उसी तरफ। जब पिता का स्वर्गवास हो गया तो इनकी सास और इनकी माता और इनके कई सारे अधिकारियों ने मिलकर एक काउंसिल का गठन किया और उस काउंसिल ने उस समय की शुकर चकिया मिसल को संभालने का प्रयत्न किया। जब ये वयस्क हो गए, अर्थात 27 वर्ष के हो गए, तो इन्होंने फिर शुकर चकिया मिसल को अपने साथ में मिला लिया, या कहें कि उसकी बागडोर को अपने हाथों में थाम ली। और बागडोर को थामते वक्त ही अपने अंदर छिपे उस हुनर को ये दिखाने लगे। और दिखाने के साथ साथ इन्होंने न केवल भंगी मिसल को समाप्त किया, न केवल कन्हैया मिसल को समाप्त किया, न केवल अहुलवालिया मिसल को समाप्त किया, न केवल फुल्किया मिसल को समाप्त किया, अर्थात इन सब को अपने क्षेत्र में अधीनस्थ बनाने का प्रयत्न किया। इसमें कई बार ये सफल भी हुए और कई बार विफल भी हुए। क्लियर? लेकिन हुआ क्या कि उसी समय ये जितनी भी मिसलें थीं अंतिम वर्षों तक पूरी तरह से समाप्त हो गईं। जब समाप्त हो गईं तो राजा रणजीत सिंह के पास एक मौका मिला कि अब तो हमारे पास पंजाब का इतना बड़ा क्षेत्र अधीन आ ही गया है, तो क्यों ना अब हम पश्चिम की ओर उस अराजकता को या पश्चिम की ओर उस अस्थिरता को समाप्त करने का प्रयास करें। अर्थात इस खैबर दर्रे के पास से होते हुए काबुल और कंधार पर अपनी प्रभुसत्ता की इस्टेब्लिशमेंट करें। और जब इस इस्टेब्लिश को हम कर लेंगे तो हमारा साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सपना सपना ना रहे, ये तब साकार हो पाएगा जब वो उस समय अफ़गान में स्थित अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह को पराजित कर दे। और जमान शाह को पराजित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस समय काफ़ी शक्तिशाली था। क्लियर? लेकिन उसी समय कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को ज़िंदगी में कोई ना कोई एक अवसर मिलता है, और वो अवसर निकल कर आया जब जमान शाह के साथ जमान शाह ने किया क्या कि अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध में अपनी सत्ता इस्टेब्लिश करनी चाहिए। और अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने उस समय के दोस्त मोहम्मद नाम के व्यक्ति का साथ लिया, और इधर शाह सूजा नाम के व्यक्ति ने रणजीत सिंह से मदद मांगी। ये बात अलग थी कि राजा रणजीत सिंह ने पहली बार में उसकी मदद नहीं की, और जब पहली बार में उसकी मदद नहीं की तो उस समय शाह सूजा चला गया कंपनी के पास। और कंपनी के पास जाने के बाद कंपनी को बताया कि आप हमारी मदद कर दो। लेकिन कंपनी ने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपनी अभी पंजाब में दखल नहीं देना चाहती थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर से शाह सूजा ने मदद मांगी, और जब फिर से मदद मांगी
तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि हम आपकी मदद स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन आप हमें वहाँ के कई सारे क्षेत्र प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें एक वहाँ का दुर्ग भी प्रमुख था जो कि राजा रणजीत सिंह को मिल जाता है। दुर्ग का मतलब किला, क्लियर। लेकिन ये हम काफ़ी आगे की स्टोरी कवर कर ले गए। इसी बीच में एक छोटी सी घटना होती है, और वो ये घटना थी कि जमान शाह ने जब पंजाब पर हमला किया था, अर्थात अब्दाली के पोते ने जब हमला किया, तो उसकी तोपें चिनाब में गिर गई थी। चिनाब उस समय की रिवर थी, जो कि आज भी आप देखते हो चिनाब रिवर के संदर्भ में। ये जैसे आपकी है सतलज, क्लियर, ये व्यास, झेलम, क्लियर, और ये है आपकी चिनाब। तो ये सब तोपें कहाँ गिर गई, सॉरी उसकी तोपें कहाँ गिर गई, चिनाब में गिर गई। ये सिंध रिवर है, क्लियर। तो जब चिनाब में गिर गई तो राजा रणजीत सिंह ने उसकी मदद की और उन तोपों को निकलवा कर उसे दे दिया। इस चीज़ को लेकर जमान शाह प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि एक काम करो, आप हमारे लाहौर के अधिकार वाले क्षेत्र पर वहाँ हमला कर लो, और जब आप वहाँ पे हमला कर लोगे तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अर्थात हम किसी अन्य मिसल का साथ नहीं देंगे। और जब लाहौर पर उसने हमला किया तो 1805 में भंगी मिसल से उसने संधि करवा ली, और उस संधि से उसे लाहौर की प्राप्ति हो गई। ध्यान देना, अब राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की दो राजधानियां बन गई। एक तो बन गई कौन सी, राजनैतिक राजधानी लाहौर, और दूसरी बन गई धार्मिक राजधानी अमृतसर। अर्थात इस अमृतसर की भूमिका ने या इस लाहौर की भूमिका ने रणजीत सिंह को अब पश्चिम से हटाकर पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि अब राजा रणजीत सिंह का जो साम्राज्य था वो झेलम से लेके सतलज तक पहुंच गया था। सतलज नदी मतलब आप समझ गए ना, अभी जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि सतलज नदी का एक तरीके से मतलब ऐसे समझो कि उत्तर भारत का द्वार, क्लियर। ये सतलज नदी तक यहाँ से लेके ये इतना राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र बन गया, क्लियर। अब राजा रणजीत सिंह का जब इतना बड़ा क्षेत्र आ गया तो राजा रणजीत सिंह ने सोचा कि पश्चिम की ओर अब हम हमला ना करें, और पश्चिम की अपेक्षा अब सतलज को पार करें, और सतलज को पार करके हम दिल्ली तक अपनी सीमाओं को पहुंचाएं। और दिल्ली तक जब सीमाओं को हम पहुंचा लेंगे तो हमारा साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षा को साकार होने में अभी वक्त था, और वक्त इसलिए भी था क्योंकि उस समय की जो फुल्किया और निहंग मिसलें थीं वो राजा रणजीत सिंह का सहयोग न देकर कंपनी की ओर जा मिली, और रामगढ़िया व आहुलवालिया जो मिसलें थीं वो राजा रणजीत सिंह की ओर आ गईं। और जब राजा रणजीत सिंह के पास ये दोनों मिसलें आ गईं तो राजा रणजीत सिंह ने पटियाला के साहिब को पराजित किया, और पटियाला के साहिब को पराजित करते ही उसने सतलज नदी को पार कर दिया। देखो राजा रणजीत सिंह की कहानी में ना हर बार आपको सतलज जरूर आएगा, क्योंकि सतलज एक तरीके का कोई एक नदी ना होकर राजा रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा की प्रेरणा थी। अर्थात राजा रणजीत सिंह अगर सतलज को पार करते हैं तो वो एक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। और जब उन्होंने सतलज नदी को पार किया, अर्थात जब वो पंजाब के क्षेत्र की ओर आए, आज के पंजाब के क्षेत्र की ओर, तो उन्होंने कैथल को भी जीत लिया, नारायणगढ़ को भी जीत लिया, जीरा को भी जीत लिया, और उस समय के कोटकपुरा को भी जीत लिया। और यहाँ से उन्होंने टैक्स की वसूली की, समझ रहे। अर्थात सतलज पार करके अपनी क्षेत्रीय प्रभुता की स्थापना की ओर बढ़ गए। लेकिन जब कंपनी को ये पता चला कि राजा रणजीत सिंह सतलज को पार करके कई सारी छोटी छोटी मिसलों को पराजित करके उत्तर भारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक गवर्नर मेटकॉफ को भेजा कि जाकर तुम राजा रणजीत सिंह से ये बात करो कि मित्र तुम इस समय सतलज क्यों पार कर रहे हो। और राजा रणजीत सिंह के पास जब मेटकॉफ गया तो राजा रणजीत सिंह से पूछा कि महाराज आप सतलज को क्यों पार कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि मित्र हम सतलज पार करके अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते हैं,
और इन सीमा का विस्तार हम न केवल सतलज पार के इन छोटे छोटे राज्यों में करेंगे, बल्कि हम फरीदकोट, अंबाला और मालेरकोटला तक के क्षेत्र को अपने में समाहित करेंगे और आगे चलकर हम उत्तर भारत पे भी हमला करेंगे और उससे आगे चलकर हम बंगाल तक अपनी सीमाओं को ले जाएंगे। उस समय के मेटकॉफ को ये लगा कि ये तो मैसूर और मराठों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अतः इसे अब हमें निपटना चाहिए। इसीलिए आप देखना कि वहाँ पर मराठों को वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर रोककर अब अंग्रेज सिंध की ओर ध्यान देने लगे। सिंध की ओर ध्यान देने का दो रीज़न और थे, कहा यह जाता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ तक प्रासंगिक है। एक रीज़न तो ये था कि उस समय रसिया के जार अलेक्जेंडर और नेपोलियन की मित्रता हो गई, तो डर ये लग रहा था कंपनी को कि कहीं अफगानियों के साथ में मिलकर नेपोलियन फ्रांस की ओर से हमला न कर दे और कहीं रसिया का राजा कहीं उत्तर पश्चिम से हम पर हमला ना कर दे। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे ये आपका मैप है, क्लियर, इंडिया प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में आप ये देख रहे हो कि ये अफ़गानिस्तान का रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है और ये इंडिया का रीजन है, क्लियर। तो इसी दिशा में क्या था कि उस समय जो राजा था यहाँ का, गवर्नर था, उसने सोचा कि नेपोलियन यहाँ से सीरिया से होता हुआ आएगा तो वो आकर इस तरीके से हमको पराजित कर सकता है, तो क्यों ना हम अपने आप को सेव करने के लिए उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दें जो उनके आक्रमण को भारत में आने ही ना दे, क्लियर। और जब उनके आक्रमण को आने ही नहीं देगा तो हम रसिया से भी बच जाएंगे। रसिया के पास उसमें सारा क्षेत्र था। देखो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र आप देख रहे हो ना, अजरबैजान या यूक्रेन या बेलारूस या लाटविया या उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, ये सब उस समय रसिया का ही पार्ट थे। ये सब कोल्ड वॉर के बाद रसिया का जब विघटन हुआ है तो टूट गए थे, क्लियर। तो इनको खतरा था, इसीलिए ये यहाँ पे पंजाब में एक ऐसी पावर चाहते थे जो इनके नेतृत्व को बचा कर रखे, और इसीलिए भेजा गया था मेटकॉफ को। जब मेटकॉफ को भेजा गया तो मेटकॉफ ने राजा रणजीत सिंह से एक संधि की। उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि 1809 की। हालांकि इसको हम फिर आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमने पृष्ठभूमि क्रमबद्ध बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा 1809 की अमृत संधि की महत्ता क्या थी। 1809 की अमृतसर की संधि करते हैं जिसमें ये आश्वासन देते हैं कंपनी को कि वो अब सतलज रिवर को पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब उन्होंने ये कह दिया तो वो फिर सतलज के इस पार नहीं आए और वो केवल और केवल खैबर दर्रे अर्थात पश्चिम की ओर अपने विस्तार करने लगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमने उनकी पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ लिया। अब समझते हैं कि उनके पड़ोसियों के साथ में क्या संबंध था। हालांकि हमने इनडायरेक्टली पढ़ लिया है, लेकिन अब डायरेक्टली एक बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। जब भी हम संबंधों की बात करते हैं किसी भी पड़ोस के साथ में, तो आखिरकार हम पड़ोसियों के साथ संबंध बनाते ही क्यों हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के कई फायदे होते हैं और कई नुकसान होते हैं। फायदे ये होते हैं कि वो सुरक्षात्मक दृष्टि से आपको सहयोग, सेना और आगे चलकर आपके लिए एक समर्थन की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हो कि जो पड़ोसी होते हैं वो आपको विपत्ति से विपत्ति या विकट से विकट परिस्थितियों में आपके सामने खड़े होकर एक प्राचीर बन जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने अपने एसे के पेपर में एक प्रश्न पूछा है, ऐसे ही लिखने को आपको दिया था कि अच्छे पड़ोसी अच्छी बाड़ें बनाते हैं। बाड़ों का क्या मतलब है? बाड़ों का मतलब ये है कि उन तूफानों से आपका बचाव करते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने कई सारी मूवीज़ देखी होगी, उसमें बॉम्बे का जब आप मैरीन बीच देखते हो तो उस बीच में आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, जिसमें कई बार हीरो या हीरोइन वियोग का दृश्य अपना दिखाते हैं, रोते रहते हैं, सुसाइड करने जाते हैं। तो वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, वो एक तरीके के बाढ़ होते हैं। बाढ़ का मतलब उन लहरों को उस
सीमा को पार करने से रोकते हैं, अर्थात वो लहरें उन्हीं पत्थरों से टकराकर वापस हो जाती हैं, वो लहरें सड़क को पार नहीं कर पाती। क्लियर। तो यही था, वो जो पत्थर हैं बड़े बड़े जो बाढ़ का काम करते हैं वो कोई और नहीं, वो पड़ोसी होते हैं। क्लियर। अर्थात पड़ोसी आपकी हर विपत्ति की स्थिति में आपकी मदद करते हैं। ये जब बात आती है तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि में क्या ऐसा परिदृश्य होता है। तो राजनीतिक दृष्टि में अधिकांशतः जो लड़ाई होती है वो पड़ोसियों से ही होती है, और ख़ास तौर पर उनकी सीमा को लेकर। और यही स्थिति थी राजा रणजीत सिंह की। राजा रणजीत सिंह के जो पड़ोसी थे वो न केवल कंपनी थी, न केवल अफगानी थे, न केवल नेपाली थे, बल्कि डोगरा भी थे। क्लियर। डोगरा का मतलब कश्मीर की रियासत से, नेपालियों का मतलब तिब्बत के रीजन से, अफगानियों का मतलब वेस्ट प्रोविंस से, और कंपनी का मतलब सतलज पार से। अब आप समझ गए पड़ोसी कैसे हो गए इनके। पड़ोसी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो मैप की दृष्टि से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे ये आप मैप देख रहे हैं। क्लियर। अब आपने इस मैप में क्या देखा कि इस तरफ को मतलब इस सतलज पार, ये हरियाणा और जो पंजाब का रीजन है, गुरदासपुर, फिरोजपुर, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पर हो गए आपकी कंपनी। क्लियर। यहाँ हो गई कंपनी। ये जो कश्मीर का रीजन है यहाँ हो गए आपके डोगरा। क्लियर। और यहाँ का जो चाइना का जो रीजन है और इधर का जो रीजन है कश्मीर के आगे का, यहाँ हो गए तिब्बतियन, अर्थात आपके कौन से बताइए, नेपाली। क्लियर। और ऊपर आप जब चले गए तो यहाँ मिल गए आपके अफगानी। ये सारे के सारे इनके सीमावर्ती पड़ोसी हो गए। चलिए, आपने इतनी बातें तो समझ ली। अब जब आपने इतनी बातें समझ ली तो प्रश्न ये आता है कि डोगराओं से, नेपालियों से और अफगानियों से कैसे संबंध थे राजा रणजीत सिंह के। राजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि उस समय डोगरा सरदार हुआ करता था कांगड़ा का, राजा संसार चंद नाम था। क्लियर। वो अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा था और वो बढ़ रहा था मैदानी भागों की ओर, पहाड़ों से उतरकर मैदान की ओर। इस चीज़ को राजा रणजीत सिंह को पसंद नहीं था, क्योंकि राजा रणजीत सिंह चाहते थे कि उनका प्रभुत्व जमे मैदानों में, अर्थात होशियारपुर में अपनी प्रभुता को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में राजा रणजीत सिंह ने संसार चंद को पराजित कर दिया और उसकी महत्वाकांक्षा को धूल धूसरित कर दिया। और जब उसकी महत्वाकांक्षा को धूल धूसरित कर दिया तो आगे चलकर संसार चंद इसके अधीन आ गए और कांगड़ा का दुर्ग भी इन्हें दे दिए। अब आप दो करंट के क्वेश्चन यहीं से बता दो कि कांगड़ा हिल कहाँ पे है और कांगड़ा की टी को जीआई टैग कहाँ से मिला है। तो कांगड़ा ये सब कहाँ है, हिमाचल के रीजन में। क्लियर। तो आपको करंट का भी याद करा दिया। जब इन्होंने कांगड़ा का दुर्ग इन्हें मिल गया तब बात आगे आती है अपने अगले पड़ोसी अर्थात तिब्बतियन से, अर्थात गोरखाओं से। गोरखाओं से इन्होंने युद्ध किया। ये बात अलग है कि गोरखाओं को कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। ये बात भी अलग है कि आगे चलकर जम्मू के जो राजा 1834 में कहें कि राजा रणजीत सिंह के समकालीन है, गुलाब सिंह ने लद्दाख को जीत लिया था। लद्दाख आज आप जानते यूटीज बन गया, लद्दाख को जीत लिया था। और लद्दाख को जीतने के बाद उस समय के नेपालियों के साथ में संबंध या तिब्बतियों के साथ में संबंध काफ़ी मधुर हो गए थे। और इसी चीज़ को देखते हुए आगे राजा रणजीत सिंह ने अपने यहाँ कई सारे नेपाली दूत को और कई सारे नेपाली गोरखाओं को अपनी सैन्य में भर्ती किया। इस तरीके से राजा रणजीत सिंह ने नेपालियों और डोगराओं के मध्य समन्वय स्थापित कर अपनी विदेश नीति या अपने पड़ोसी संबंधों को मधुर बनाया। लेकिन उसी समय जब उसे अफगानों की स्थिति का पता चला, जब उसे पता चला कि अफगान गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो उस समय जमान शाह को पराजित करने के लिए शाह सूजा ने काबुल पर अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। और मदद के पहले ही उसने गिफ्ट में कोहिनूर हीरा भेंट किया। जब कोहिनूर हीरा उसने भेंट किया तो राजा रणजीत सिंह से कहा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने कहा कि बेटा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं कर सकते। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि देखो मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर तुम मान लो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो उसने बोला बोलिए क्या शर्तें हैं।
राजा रणजीत सिंह ने कहा कि एक तो तुम्हें एक सहायक सेना रखनी पड़ेगी लाहौर में, मतलब कि तुम्हारे यहाँ की एक सेना की टुकड़ी वो हमारे यहाँ आकर रहेगी, हमें सहायता देगी। दूसरी बात, तुम अपने क्षेत्र में गौ हत्या को बंद कर दोगे, यानी कि बीफ के जो मांस है उसको बंद कर दोगे। तीसरी बात, जो तुम्हारे पूर्वज यानी कि तुम्हारे चचा उस समय महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड से सोमनाथ मंदिर में जो लूटपाट मची, क्लियर, ध्यान देना, सोमनाथ मंदिर में जो लूटपाट मची, उस लूटपाट से आप जो दरवाजे वहाँ के उखाड़ के ले गए थे वो दरवाजे हमें वापस करोगे। लेकिन शाह सूजा ने कहा, भाई साहब ना तो हम अपने दरवाजे देंगे, क्यों? क्योंकि इनको हमने अपने घर में लगवा लिए हैं, मेरे घर में दरवाजे नहीं थे। गौ हत्या हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ खाने को कुछ और है नहीं, और सहायक सेना हम आपके यहाँ भेज नहीं सकते क्योंकि हमें अपनी सेना से बहुत मोहब्बत है। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा कि जब तुम्हें ये तीनों चीज़ों की अति आवश्यकता है तो तुम इन्हीं तीनों चीज़ों को रख लो, तुम्हारी मदद मैं नहीं करने वाला। ध्यान देना। तो शाह सूजा ने सोचा कि हद है, ये मदद नहीं कर रहा, तो वो चला गया कंपनी के पास और कंपनी से कहा कि आप हमारी मदद कर दो। कंपनी ने कहा, बेटा हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? अगर हमें आपकी मदद करनी है तो हमें राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र से होकर जाना पड़ेगा, और राजा रणजीत सिंह अपने क्षेत्र से हमें सेना ले जाने नहीं देगा, और जब हमें सेना ले जाने नहीं देगा तो हम आपकी मदद कर ही नहीं सकते। फ़्लाइट हमारे पास है नहीं क्योंकि उस समय फ़्लाइट का विकास हुआ नहीं था। समुद्र के मार्ग से हम तुम्हारे पास आ नहीं सकते क्योंकि रास्ते में ईरान पड़ता है और अफ़गानिस्तान लैंडलॉक है। समझना, ज्योग्राफिकल। कई बार क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ते तो हो कि कंपनी ने मदद क्यों नहीं की, एक वर्ड बता दिया गया अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की, लेकिन मदद के पीछे का रीज़न क्या था ये कोई नहीं बताता। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर क्या हुआ कि जब देखा राजा रणजीत सिंह ने कि अरे मतलब बेचारा निराश है और शर्तें मैंने ऐसी रख दी कि कौन आदमी अपने घर का दरवाज़ा हमको आकर देगा, कौन आदमी भूखा रहेगा, तो राजा रणजीत सिंह ने उससे कहा कि एक काम करते हैं, हम संधि में कुछ संशोधन कर देते हैं। तो उसने बोला हाँ करो संशोधन। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा एक काम करो कि तुम जो पश्चिमी तट के प्रदेश हैं ना वो सब हमें दे देना। तो उसने कहा कि क्यों? तो बोला हमें दे देना, और जब मैं तुमसे वो क्षेत्र ले लूँगा तो मैं वहाँ पर पेशावर पर हमला करके उसे जीत लूँगा, और जब पेशावर पर हमला करके मैं जीत लूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर ये बात है तो तुम ले लो। अब इसी चीज़ को देखते हुए राजा रणजीत सिंह ने शाह सूजा का सहयोग किया, और शाह सूजा जब काबुल की गद्दी पर बैठा तो उस समय का दोस्त मोहम्मद, जो कि काफ़ी बड़ा अफ़गानी शैतान था, या कह सकते हो आक्रमणकारी था, या कह सकते हो कि अब्दाली का सहयोगी ही था, उसने हमला कर दिया एक सेना को भेजकर। उस सेना को पराजित कर दिया राजा रणजीत सिंह की एक सेना की टुकड़ी ने, और जब राजा रणजीत सिंह की सेना की टुकड़ी ने पराजित कर दिया तो दोस्त मोहम्मद का खेल खत्म हो गया, और राजा रणजीत सिंह की सेना ने खैबर दर्रे तक के समस्त क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया। अर्थात इस तरीके से पश्चिम की ओर राजा रणजीत सिंह का काफ़ी विस्तार हो गया, और राजा रणजीत सिंह की सीमाएं अब खैबर दर्रे के पार चली गईं। समझ गए ना? मैप आपको याद आ गया होगा, मतलब आप ऐसे देख सकते हो ये मैप, क्लियर, यानी कि ये राजा रणजीत सिंह का खैबर दर्रे के पार अब उसकी सीमाएं चली गईं। अब जब पार उसकी सीमाएं चली गई तो राजा रणजीत सिंह क्या सोचेगा कि भाई हो गया बहुत, अब तो हम सतलज पार करें। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो राजा रणजीत सिंह ने देखा कि उसके चचा तो सामने बैठे हैं, अर्थात अंग्रेज़ तो सामने बैठे हैं, और अंग्रेज़ों के सामने तो हम सतलज पार ही नहीं कर सकते। इधर अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि जमान शाह का आक्रमण कभी भी हो सकता है। अंग्रेज़ों को यह भी लग रहा था कि कभी भी नेपोलियन भारत पर हमला कर सकता है। उसे ये भी लग रहा था कि कभी भी रूस का अलेक्जेंडर हमला कर सकता है। अब आप इनको ऐसे मत लिंक करना, मैंने मतलब प्रीवियस से पढ़ाया था ना शॉर्ट में कि अमृतसर की संधि क्यों हुई,
तो अब मैं अमृतसर की संधि की पृष्ठभूमि पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। 1809 की आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि अमृतसर की संधि क्यों हुई थी, आपसे जो प्रश्न पूछेंगे उनको हम ऑलरेडी कराएंगे और उनके बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। कई देखो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम टॉपिक के नज़रिए से पढ़ते हैं और कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये वास्तव में वैसा ही टॉपिक है जिसे हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ तो हम आपको समझा दे रहे हैं, हालांकि आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, पूरी एक कहानी बनती चली जा रही होगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर। तो अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि इतने सारे डर हमारे पास हैं और उसी समय क्या हुआ कि जो जसवंत राव होलकर था, याद करो ये जसवंत राव होलकर कौन था, ये मराठों का पेशवा था। अर्थात ये मराठा पेशवा जब वहाँ से भगा 1802 की ट्रीटी के बाद, यानी कि बसीन की संधि के बाद, जब होलकरों को अंतिम रूप से पराजित किया गया 1804 में और इनसे संधि की गई कौन सी, राजपुर घाट की, तो ये भगा शरण लेने के लिए, मदद लेने के लिए किसकी, जसवंत राव होलकर, राजा रणजीत सिंह के। कंपनी को ये लगता था कि अगर होलकर भी रणजीत सिंह के साथ एक मोर्चा बना लेगा तो भी हमें परास्त किया जा सकता है। इसलिए कंपनी को ये 3 से 4 डर सताने लगे। अब बता दो किसके किसके डर सताने लगे। डर सताने लगे नेपोलियन के, जार अलेक्जेंडर रूस के, जमान शाह के और राज होलकर के सहयोग से। तो कंपनी जो संधि करेगी, क्या उस संधि में इन चारों बातों को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। अर्थात इन चारों बातों को उस संधि में शामिल करेगी। तो इसी दिशा में राजा रणजीत सिंह के पास लॉर्ड लेक नाम के एक पर्सन गए। लॉर्ड लेक कौन था आपको पता है कि लॉर्ड वेलीजली के साथ में मिलकर, अर्थात आर्थर वेलीजली के साथ में मिलकर पेशवा को पराजित करने में इसकी भूमिका थी, क्लियर। या आप कह सकते हो कि सिद्धिया हो या उस समय के गायकवाड़ हों या उस समय के भोसले हों, उनको पराजित करने में इनकी भूमिका थी, क्लियर। तो हमें ये नहीं देखना। तो इसने जब संधि की तो राजा रणजीत सिंह से कहा कि भाई जो होलकर आया है ना आपसे मदद मांगने, उसको वापस कर दो, उसको कोई मदद मत देना। दूसरा, जब आप ऐसा कर दोगे तो हम आपसे किसी भी तरीके की इन फ्यूचर में हड़पेंगे नहीं। क्या नहीं हड़पेंगे, मतलब हम कभी भी इन फ्यूचर आपके राज्य को नहीं हड़पने की कोशिश करेंगे और ना ही कोई योजना बनाएंगे। कहने का एक सामान्य सी ये हिदायत थी राजा रणजीत सिंह को कि अगर आपने होलकर्स की मदद कर दी तो हम होलकर्स को तो हराएंगे ही, आपको भी हराएंगे और आपको हराने के बाद आपकी सत्ता को भी समाप्त कर देंगे और अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। अतः आपके ऊपर ये सख्त निर्देश है कि अगर आप होलकर की मदद नहीं करोगे तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे। यानी कि एक तरीके की खुली चुनौती थी किसको, राजा रणजीत सिंह को। लेकिन राजा रणजीत सिंह ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। आगे चलकर फिर दूसरे व्यक्ति को भेजा गया, मैटकॉफ को। मैटकॉफ को इसलिए भेजा गया ताकि आप वही कि अफगानियों से रक्षा करोगे, आप नेपोलियन से रक्षा करोगे, आप अलेक्जेंडर उस समय का जो था रसिया से हमला करने वाला था उससे रक्षा करोगे, और इसके बदले में हम आपका जब अफगानों के साथ में युद्ध होगा तो उसमें निष्पक्ष रहेंगे, मतलब अफगानियों का सहयोग नहीं करेंगे, और आप सतलज पार समस्त पंजाब में रणजीत सिंह के रूप में, राजा के रूप में हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्थात हम ये कह देंगे कि जितना भी पंजाब का रीजन है उन सब में अगर कोई एक सर्वे सर्वा है, कोई एक सर्वे सर्वा राजा है तो वो है राजा रणजीत सिंह। ये कंपनी ने संधि क्यों की? क्योंकि उसे डर था नेपोलियन का, डर था अफगानियों का और डर था उस समय किसका, जार अलेक्जेंडर का। लेकिन इतने में ही नेपोलियन का डर समाप्त हो गया। नेपोलियन आगे चलकर स्पेन के विद्रोह में उलझ गया, और जब वो वहाँ उलझ गया तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया कि अब नेपोलियन तो आएगा नहीं, क्यों ना हम सतलज पार के सभी प्रदेशों को अपने अधीन कर लें। अर्थात आप एक तरीके से सोच सकते हो कि कितना बड़ा धोखा किया गया राजा रणजीत सिंह के साथ में। उनको जीतने का अवसर ही नहीं दिया गया और उनको इस भ्रम में रखा गया
कि हम कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और जब आख्तर लोनी नाम के सेनापति जब गया और उसने सतलज के सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और लाहौर से हमला ना हो, इसलिए वहाँ पर हिदायत दे दी कि अगर लाहौर मतलब बताइए क्या, कि राजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी, उसने हिदायत दिया राजा रणजीत सिंह को कि सतलज पार के सारे प्रदेशों पर तो अंग्रेज़ों का संरक्षण है और अगर आपने हमला किया तो याद रखना कि हम भी आप पर हमला कर सकते हैं। इस तरीके से 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज़ों के साथ में अमृतसर की संधि साइन हो जाती है और उसमें फिर कई सारे प्रोविज़न किए गए। प्रोविज़न ये हुए कि दोनों मित्र रहेंगे और कभी भी सतलज नदी के उत्तर के प्रदेश और जनसंपर्क के साथ संबंध कंपनी नहीं बनाएगी। अर्थात मतलब क्या, सतलज जैसे ये रिवर बह रही है, क्लियर, सतलज का उत्तर हुआ ऊपर का क्षेत्र जो कि ऑलरेडी राजा रणजीत सिंह के पास था, और दक्षिण हुआ उसके नीचे का क्षेत्र, क्लियर, यानी कि जहाँ पंजाब का रीजन था जो कंपनी के अधीन था। तो कंपनी ने कहा कि हम आपके इस ऊपर के रीजन में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप इस सीमावर्ती इलाके में अधिक सेना नहीं रखोगे आवश्यकता से ज़्यादा। अर्थात ये सेना ऐसी नहीं होगी कि कभी भी हमारे ऊपर हमला कर दे। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा ठीक है, हम ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, कंपनी ने, मतलब अपनी चौथी शर्त, कि अगर इन तीनों शर्तों को वायलेट किया आपने तो हम हमला कर देंगे। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, अभी हाल ही में आई थी, सैफ अली खान की मूवी थी बाजार। उस बाजार मूवी में वो क्या है, शेयर मार्केट से संबंधित पूरी मूवी है। तो उसमें जो वो व्यक्ति आता है इलाहाबाद से, उसको क्या सुझाव देता है पैसा लगाने को लेकर, वो यही तो कहता है कि पहली बात जो मेरी है कि पैसा मेरा डूबना नहीं चाहिए। क्या बोलता है वो, कि पहला जो मेरी दो शर्तें हैं, पहली शर्त ये है, या वो ये कहता है कि मेरे दो रूल हैं ज़िंदगी के, पहला कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, दूसरा पहली वाली बात भूलना नहीं चाहिए। मतलब कि पैसा डूबना नहीं चाहिए ये तो तुम्हें ध्यान ही रखना है, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि डूब गया तो ये बात तुम भूलना भी नहीं। समझ गए, वही स्थिति यहाँ पे इसने कर दी कि आप ये तीन बातें तो हैं, चौथी ये भी कि इन तीनों बातों को वायलेट भी मत करना। तो जब इन तीन बातों को वायलेट नहीं करोगे तो इससे क्या आपकी स्थिति नज़र आएगी, इससे यही तो स्थिति की पता चलेगी कि आप कितने कमज़ोर थे, आपके ऊपर कितना बल दबाव था और आप इस दबाव में झुकते चले गए। और इसका जो तत्कालिक प्रभाव ही केवल नहीं हुआ बल्कि इसके कई संभावित प्रभाव भी हो गए, जिसने सिखों को आगे चलकर इतना कमज़ोर कर दिया कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पूरा पतन ही हो गया। तत्कालिक प्रभाव के रूप में क्या हुआ कि सतलज के पार सिखों पर अपना प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। किसका, राजा रणजीत सिंह का। अर्थात निहंग और फुल्किया मिसल पर अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करने का उसका सपना टूट गया। दूसरा कि उसे जो संभावित प्रभाव मिला वो ये कि अब पश्चिम की दिशा की ओर वो कितना भी विस्तार कर सकता है, लेकिन पश्चिम में तो सीमा थी ना कि आप कितना ज़्यादा थोड़ा ना कर सकते हो। और इसी दिशा में उसने न केवल मुल्तान को विजिट किया, न केवल कश्मीर को विजिट किया, न केवल पेशावर को विजिट किया, ये सारी चीज़ें उसने कर ली। लेकिन अंततः रूप से यही कहा जाता है कि अमृतसर की संधि ने राजा रणजीत सिंह की स्थिति को कंपनी की अपेक्षा कमज़ोर है ये साबित कर दिया। अब आपसे प्रश्न इसमें जब पूछा जाएगा तो इसके उत्तर को कैसे गढ़ना है हम तब बताएंगे। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, हालांकि इस बार भी यूपीएससी ने राजा रणजीत सिंह पे प्रश्न पूछा ही था 2020 के मेंस के ऑप्शनल पेपर में। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि ने राजा रणजीत सिंह की स्थिति को कंपनी की अपेक्षाकृत जग जाहिर कर दिया या कमज़ोर जग जाहिर कर दिया। तो अब आप बता सकते हो उसके प्रोविज़न क्या थे, उसका तत्कालिक प्रभाव क्या था, उसका संभावित प्रभाव क्या था, और फिर उसकी विवेचना कर सकते हो। समझ गए, वो हम करके आपको बताएंगे। जब अमृतसर की संधि हो गई तो उसके बाद 1809 से 1839 का टाइम पीरियड, अर्थात राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पहले तक का टाइम पीरियड काफ़ी विवादास्पद रहा।
विवादास्पद इसलिए रहा क्योंकि 1831 में बंज नाम के एक सेनापति ने लाहौर पहुंच गया सिंध नदी के द्वारा। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, सिंध नदी पर कभी भी महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा नहीं था। ध्यान देना, सिंध नदी पर राजा रणजीत सिंह का कब्जा नहीं था, और सिंध नदी पर उनका कब्जा ना हो इसलिए उनकी सभी चालों को ध्वस्त कर दिया वंश ने, और इसीलिए वो सिंध नदी से होता हुआ गया कि भाई ये मेरी नदी है और यहाँ पर मेरा अधिकार है, तो तुम यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। इस चीज़ को राजा रणजीत सिंह समझ गया, लेकिन वो समझ ही गया था कि यह कुछ नहीं था, वो टालता गया। और इस दिशा में वो आगे जब बढ़ा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, उससे वो रोपड़ में मिला। रोपड़ पंजाब का एक छोटा सा क्षेत्र है। रोपड़ में जब राजा रणजीत सिंह मिले तो उससे बोले कि यार तुम सिंध में वंश को भेजे अपनी नाव लेकर, एक काम ही करो ना कि सिंध को जीत लेते हैं और उस जीतने में मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। मतलब कौन कह रहा? राजा रणजीत सिंह कह रहे बेंटिक से, सिंध को हम जीत लेते हैं और सिंध को जीतने के बाद हम तुम्हारी उसमें मदद कर देंगे, और जब मदद हो तो आपस में 50-50 बांट लेंगे। बेंटिक ने कहा मूर्ख हो क्या, हम पूरा हमें चाहिए, हमें आधा नहीं चाहिए, और हम अभी नहीं लड़ेंगे। जिस दिन हमें लड़ना होगा उस दिन हम लड़ लेंगे, और हम ये 50-50 कुछ नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा क्षेत्र लेंगे। हालांकि ये कहा नहीं, मतलब इनडायरेक्टली टाल दिया। टालने का मतलब तो यही था ना कि राजा रणजीत सिंह को निर्देश दे देना कि बाबूजी हम पूरा लेंगे, अधूरा नहीं लेंगे सिंध। इसी समय क्या हुआ कि बेंटिक ने पोंटिगार, जो उस समय का हैदराबाद में जो गवर्नर था, उसने अमीरों से एक व्यापारिक समझौता कर लिया। अर्थात राजा रणजीत सिंह को लगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को अब ये मजबूत कर रहे, और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके अब ये हम पर हमला करेंगे, अर्थात दक्कन का सहयोग लेकर अब ये हमें पराजित करने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए उसने सोचा कि कोई बात नहीं, टालते हैं, कंपनी है, जैसे होता है ना कि वेट करते जाते हैं कि चलो इस शासनकाल में अच्छे दिन नहीं आए तो अगले शासनकाल में अच्छे दिन आ जाएंगे, अब उसमें भी नहीं आया तो फिर वेट कर लिया जाएगा। तो वही राजा रणजीत सिंह वेट करते रहे, और वेट की स्थिति ये साबित कर रही थी कि राजा रणजीत सिंह एक असहाय सेनापति है, एक असहाय महाराज है। मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अंग्रेज़ों का प्रतिरोध कर सके। और इस दिशा में हद तो तब हो गई कि जब रूस के डर से कंपनी ने फिरोजपुर पर अपनी एक छावनी बना दी, और अपनी जब छावनी बना दी तो इससे क्या हुआ कि राजा की प्रभुता पे सीधा अटैक हुआ। और उसी समय क्या हुआ कि काबुल में दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। किसने? कंपनी ने, क्योंकि अब कंपनी एक्टिव हो चुकी थी और कंपनी अब चाह रही थी कि अब दोस्त मोहम्मद के हो गए जितने अच्छे दिन थे, अब उसको हटाओ और शाह शुजा को सत्ता पे बैठाओ ताकि अफ़गानियों से हम अपने आप का बचाव कर सकें। और इस दिशा में राजा रणजीत सिंह से उन्होंने कहा कि तुम मेरी मदद कर दो। राजा रणजीत सिंह ने कहा कि पागल हो क्या, तुम्हारी हम मदद क्यों करेंगे? मतलब कंपनी ने इससे कहा कि तुम्हारी हम मदद क्यों करेंगे? कंपनी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी मदद मत करो, और अगर आप मदद नहीं करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी मदद खुद कर लेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्लियर? अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आखिरकार राजा रणजीत सिंह कंपनी की मदद करना क्यों नहीं चाहते थे? राजा रणजीत सिंह शाह शुजा से नाराज़ नहीं थे। राजा रणजीत सिंह ये भी नहीं नाराज़ थे कि शाह शुजा काबुल की गद्दी पर काबिज कर लेगा, बल्कि राजा रणजीत सिंह को एक छोटा सा डर था कि काबुल और रूस पर हमला करने का बहाना बनाकर कंपनी की जो टुकड़ी है वो कहीं हमारे क्षेत्र से गुजरेगी और गुजरते वक्त कहीं हमारे लाहौर के किले में घेराबंदी करके कहीं हमारी सत्ता को ही ना समाप्त कर दे। अर्थात हम किसी भी तरीके से
कंपनी के एक सेना के सिपाही को भी अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र से गुजरने नहीं देंगे, और जब वहाँ से हम गुजरने नहीं देंगे तो हमारी सत्ता बची की बची रह जाएगी। लेकिन मैकनॉटन ने कहा कि अगर तुम हमारे साथ चल सको तो चलो, नहीं तो हम अकेले चल देंगे। राजा रणजीत सिंह की जो बात थी कि पंजाब की भूमि से नहीं गुजरेंगे, तो आप उसकी कहानी समझ गए। अब जब ये सारी बातें स्पष्ट हो गई तो मन में प्रश्न आया कि आखिरकार राजा रणजीत सिंह ऐसा कर क्यों रहे थे। क्या ये राजा रणजीत सिंह के व्यक्तित्व के गुण थे या उनके व्यक्तित्व के अवगुण थे। तो वास्तव में ये उनके व्यक्तित्व के अवगुण थे, जिन्होंने उनकी सफलता और उनकी वीरता को धूमिल कर दिया। अर्थात उन्होंने अंग्रेज़ों से निपटने के लिए कोई संगठन नहीं बनाया, ना ही कभी अंग्रेज़ों को चैलेंज करने का प्रयत्न किया। वो हमेशा सोचते रहे कि बुरा दिन है, टालो, अगले पंचवर्षी में अच्छे दिन आ जाएंगे, अगली पंचवर्षी में अच्छे दिन आ जाएंगे। और ये करते करते वो व्यक्ति झुको और झुको की नीति अपनाने लगा, और इतना झुक गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, और उसके मरने के बाद पूरा का पूरा सिख एम्परर खंडहर की तरह तबाह हो गया। क्लियर। इसी चीज़ को लेकर एन.के. सिन्हा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दशकों में रणजीत सिंह एक दयनीय, असमर्थ, जड़ व्यक्ति नज़र आता है। असमर्थ का मतलब क्या होता है कि वो इतना समर्थशाली नहीं था कि अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। दयनीय का मतलब ये था कि दयावान बन गया कि कंपनी ने जो कह दिया जी हुजूर। जड़ व्यक्ति का मतलब कि चेंजेस नहीं लाया, मतलब अपने प्रशासन में और अपने व्यक्तित्व में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं लाया, केवल जड़ता की स्थिति को प्राप्त कर लिया, मतलब स्थिर हो गया। क्लियर। तो ये इस चीज़ को लेकर एन.के. सिन्हा बोलते हैं। हम इस प्रश्न को करेंगे। क्लियर। अब आप देख लीजिए, ये राजा रणजीत सिंह हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी पिक्चर से संबंधित कुछ हम अच्छी बात बताएंगे। मतलब हम क्या बताएंगे, उस समय के जो इनके विदेश मंत्री थे वही बताते हैं, और 2-3 घटनाओं का संबंध इस पिक्चर से ही है। क्लियर। तो आपने इस पिक्चर को देख लिया, उम्मीद है बड़े अच्छे से आपने पिक्चर को देखा होगा। हमने थोड़ा और गहराई से आपको इस पिक्चर को दिखा दिया। क्लियर। अब इस पिक्चर को देखने से हम 3 चीज़ें आपको यहाँ बता देते हैं पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस पिक्चर में जो ये मुकुट है, इस मुकुट में ये जो हीरा है, ये कोहिनूर है। क्लियर। कोहिनूर की कहानी हम आपको बताएंगे कि इस कोहिनूर हीरे को राजा रणजीत सिंह अपने मस्तिष्क पर सुशोभित करते थे, और ये कोहिनूर हीरा इन्हें शाह शुजा से मिला था। शाह शुजा को कोहिनूर हीरा अब्दाली या नादिर शाह के पुत्र से मिला था, और नादिर शाह को एक कोहिनूर हीरा उस समय के मुग़ल बादशाह जहांगीर से, या कहें कि शाहजहां के तख्ते ताउस से मिला था। शाहजहां को एक कोहिनूर हीरा उस समय के उसके पिता, अर्थात आप कह सकते हो कि जहांगीर से मिला था। जहांगीर को एक कोहिनूर हीरा उसके पिता अकबर से मिला था। अकबर को एक कोहिनूर हीरा हुमायूं से मिला था, और हुमायूं को एक कोहिनूर हीरा बाबर से मिला था। बाबर को एक कोहिनूर हीरा सिकंदर लोदी से मिला था, और इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को एक कोहिनूर हीरा उस समय के तुगलक वंश के शासकों से मिला था। तुगलक वंश के शासकों को कोहिनूर हीरा मलिक काफूर से मिला था, और मलिक काफूर को एक कोहिनूर हीरा दक्षिण में हमला करने पर गोंडवाना राज्य से प्राप्त हुआ था। गोंडवाना में एक कोहिनूर हीरा उस समय की कोलार की खानों से मिला था। क्लियर। KGF मूवी आई है, आप लोगों ने देखी भी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स। क्लियर। तो वहाँ से कोहिनूर हीरा मिला था। आप पृष्ठभूमि में चले गए कितने पीछे। अब ये कोहिनूर हीरा वहाँ से मिलने के बाद राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचता है दिलीप सिंह के पास। दिलीप सिंह से वो पहुंचता है लॉर्ड डलहौजी के पास। लॉर्ड डलहौजी से पहुंचता है महारानी एलिजाबेथ के पास, महारानी विक्टोरिया से वो पहुंचता है वर्तमान की महारानी के पास। और इस समय ये कोहिनूर हीरा बेसिकली 3 टुकड़ों में है। एक है ब्रिटेन के म्यूज़ियम में, एक है महारानी के मुकुट पे, और दूसरा है उस संग्रहालय में। मतलब 2 जो टुकड़े हैं वो संग्रहालय में हैं, अलग अलग संग्रहालय में। क्लियर। और एक है महारानी के उसमें।
अब इस पर भारत भी अपनी दावेदारी कर रहा है, पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो भी कर रही हैं। भारत तो आज़ादी के बाद से ही कर रहा, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो वो 1976 से कर रही हैं। हालांकि इस दिशा में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था दिलीप सिंह की बेटी ने, कैथरीन जिनका नाम था, लेकिन उनकी मृत्यु अकस्मात हो गई 1953 के बाद, तो इस पर विवाद हो गया। हालांकि पिछले वर्ष ये डिबेट फिर से उठी थी और पाकिस्तान सरकार ये कह रही थी कि हमको मिलना चाहिए क्योंकि राजा रणजीत सिंह का शासन हमारे यहाँ था। भारत ये दलील देता है कि उस समय पाकिस्तान राज्य की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, कल्पना तो दूर की बात है, तो हम उसको नहीं दे सकते। क्लियर। अब बाकी की घटनाएं करंट की हैं, तो आपने कोहिनूर हीरा की पृष्ठभूमि समझ ली। दूसरी चीज़ है कि महाराजा रणजीत सिंह की इस आँख को आप देखिए, इनकी आँख थोड़ी उतनी सही नहीं थी जो इनकी आँख बगल वाली थी। क्लियर। तो इनकी आँख को लेकर भी कई बार हिस्टोरियंस के मध्य एक डिबेट रहती है और इस पर वहाँ के नवाबों से कई बार प्रश्न पूछा जाता था कि अब तुम्हारा जो राजा रणजीत सिंह कैसा दिखता है। और तीसरा है इनकी ये सफ़ेद दाढ़ी। क्लियर। तो आप समझ गए इस चित्र की कितनी महत्ता है, क्योंकि इस सफ़ेद दाढ़ी से इन्होंने उस समय के एक मुस्लिम संत के चरणों की पादुका को धूल से साफ किया था, मतलब धूल लगी थी उसे अपनी दाढ़ी से साफ किया था, इसलिए सारी चीज़ें चर्चा में हैं। अब आपने इनको देख लिया, अब आप इनके चेहरे, इनके चित्र को कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर। तो अब हम इनका करते हैं क्या, मूल्यांकन। क्लियर। हालांकि एन.के. सिन्हा का जो स्टेटमेंट अंतिम है, इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अपने बैक ईयर में, मतलब अगला पार्ट छोड़ के, मतलब पार्ट 19 और 20 और 21 में हम तीनों में क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्लियर। मतलब मैसूर का, मराठा का और सिखों का। इसमें क्या है कि अपने राज्य की निःशक्तता को दर्शाने से घबराता था और उसकी नीति थी झुको झुको और झुको। क्लियर। निःशक्तता का मतलब कि जो उसके अंदर सशक्तपन था, सशक्तपन का मतलब जो मजबूती थी। क्लियर। उस मजबूती को वो नहीं दर्शाता था, अर्थात वो छिपाता था, निःशक्त दर्शाता था कि मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं, और वो डरता था लड़ने से कि कहीं हार ना जाऊं। एक तरीके के कांट के सेल्फ इम्पोज नॉलेज का शिकार था, इसीलिए इसने झुको और झुको की नीति अपनाई कि हाँ झुकते रहो। क्लियर। आगे जो इसके शेष संबंध वो अगले भाग में हम देखेंगे, मतलब आंग्ल और सिखों के साथ में जो युद्ध हुए इसके मरने के बाद, उसकी स्टोरी हम अपने अगले पार्ट 18 में करेंगे। लेकिन इसके बाद अब हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं राजा रणजीत सिंह के प्रशासन को और इसके मूल्यांकन को लेकर। क्लियर। देखिए, राजा रणजीत सिंह के प्रशासन को लेकर आपसे प्रीलिम में प्रश्न पूछा जा सकता है, और जब राजा रणजीत सिंह का आप मूल्यांकन करते हैं तो प्रशासन वास्तव में इनके मूल्यांकन को, इनके व्यक्तित्व के पक्ष, उन पक्षों को दर्शा देता है जिस पर कोई बात ही नहीं करता। क्लियर। तो इसीलिए प्रशासन की महत्ता बढ़ जाती है इनके अंदर के व्यक्तित्व को जानने के लिए। क्लियर। तो हम प्रशासन को उसी दृष्टि से पढ़ेंगे। आप जैसा कि ये जानते हो कि उस समय जितने भी प्रशासन के लोग थे, मतलब जितने भी राजा महाराजाओं की परंपरा थी, कोई डेमोक्रेसी तो आई नहीं थी। ये बात अलग है कि यूरोप में या पश्चिम में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, बट इंडिया में अभी भी राजतंत्रीय प्रशासन चल रहा था जो कि स्वेच्छाचारी होता था। कई बार आप इन शब्दों से रूबरू नहीं होते हो। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपनी इच्छा से सब कुछ करना, अर्थात आपकी इच्छा पर किसी का कोई प्रभुत्व ना हो। आपकी मर्जी है पढ़ो, आपकी मर्जी है ना पढ़ो, कोई आपसे कुछ ना कहे। क्लियर। यानी कि एक तरीके से बाहुबली में आप देखते हो ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, वही स्वेच्छाचारी है। क्लियर। और ये इन्होंने कोई एक नई परंपरा नहीं इस्टेब्लिश की, अर्थात इन्होंने स्वेच्छाचारी के शासन को समाप्त करके कोई एक ऐसी शुरुआत नहीं की जिससे ये कहा जा सकता था कि इनके अंदर मौलिकता थी। क्लियर। साथ ही इनकी जो एक कमी थी, इन्होंने सभी शक्तियाँ, जितने भी अधिकार थे, वो अपने ऊपर ही केंद्रित कर लिए, अर्थात हर तरीके के समस्या का समाधान इन्हीं के पास होता था। तो समस्या तब आ गई कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इतनी केंद्रीकृत शक्तियों को कोई संभाल नहीं पाया, और इसी कारण इनका साम्राज्य काफ़ी तीव्रता से खंडहर में तब्दील हो गया। क्लियर। ये बात अलग है कि इन्होंने स्वेच्छाचारी शासन को अपनाया था, लेकिन ये इतने निरंकुश
और ये इतने उत्पीड़क नहीं थे कि प्रजा के हितों की अवहेलना कर दें। इन्होंने प्रजा के हितों के लिए हर संभव प्रयत्न किया, चाहे फिर वो अपनी सेना को हिदायत देने की बात हो कि आप जब भी किसानों की भूमि के ऊपर से गुजरोगे तो लगी हुई फसल को आप किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आप इस सीन को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जब आप माँ तुझे सलाम मूवी देखते हो और उस मूवी की स्टार्टिंग में अरबाज खान जब घुड़सवारी करता है तो उस समय के उस गुंडे के द्वारा उस जम्मू कश्मीर के रीजन में वो किसानों के ऊपर खेतों से नहीं गुजर जाता है, इसमें खड़ी लहलहाती जो फसल थी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और जब एक किसान उसका विरोध करता है तो उसके वो हाथ तक कटवा देता है। क्लियर? तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि वो रीजन भी वही था कश्मीर का। तो क्या हुआ कि राजा रणजीत सिंह ने इस चीज़ को मना किया था, अर्थात वो अपने कृषकों का हित रखता था, समझ गए। साथ ही उसने क्या किया कि अपने आप को खालसा के रूप में संबोधित किया। आप जानते हो कि खालसा को उस समय गुरु गोविंद सिंह ने गठन किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसका मकसद था कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों का सैन्यकरण करना। और उस सब में अपने आप को इन्होंने एक सेवक बनाया, अर्थात इन्होंने कहा कि मैं गुरु नानक का एक सेवक हूँ, अर्थात ये जो सरकार एक खालसा है वो गुरु नानक और गोविंद के विचारों से प्रेरित है और मैं उनका एक तरीके का अनुयायी या सेवक हूँ। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सिक्के चलाए। क्लियर? उन सिक्कों में नानक और गुरु गोविंद साहिब के चित्रों का अंकन कराया। समझ के इतनी बातें। सरकार एक खालसा से पूछ सकता है क्या था। इनकी जो मंत्री परिषद थी वो सामान्य मंत्री परिषद थी, उसे कई सारे राज्यों में, राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को जिलों में और गांवों को पंचायतों में बांट दिया गया था। अर्थात इनका जो राज्य था पूरा वो वैसे तो विकेंद्रीकृत था, मतलब कई स्तरों पर विभाजित था। और ये विभाजन आपको न केवल इनके शासनकाल में मिलता है बल्कि मुगल टाइम पीरियड पे भी आपको ये विभाजन मिलता है। क्लियर? फिर बात आती है कि इनकी भूमिकर और न्याय की व्यवस्था। भूमिकर जैसा कि माना जाता है कि ये 33 से 40% उत्पादन टैक्स लेते थे। उत्पादन टैक्स में यहाँ बोल रहा हूँ कि मतलब कि जितनी उपज होगी उसी के अनुरूप, ना कि भूमि के अनुरूप। अंग्रेजों ने क्या किया था, भूमि के अनुरूप टैक्स लेते थे। भले ही आपकी उपज कम हो लेकिन उनका टैक्स की जो दर थी वो हमेशा ज़्यादा रहती थी। इसीलिए किसान जो होते थे वो अकाल में उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। क्लियर? सेना को यह आदेश दिया, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी जो न्याय प्रणाली थी काफ़ी कठोर थी, लेकिन ये था कि इनकी न्याय प्रणाली देश के स्तर पर नहीं थी। देश के स्तर पर मतलब कि बड़ा न्यायालय उतना न्याय पर ध्यान नहीं देता था जितने छोटे छोटे न्यायालय उस पर ध्यान देते थे। अर्थात स्थानीय निकाय के जो न्यायालय होते थे वही उन समस्याओं को सॉल्व कर देते थे। जैसे आज के संदर्भ में लोक अदालतें, या आज के संदर्भ में पंचायतों के मुखिया, क्लियर, या आज के संदर्भ में हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश या जिला कोर्ट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वही चीज़। सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत रेयर कोई आता है ना, तो वो चीज़ थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट बनाई तो गई थी, अर्थात अदालत ए आला लाहौर में बनाई तो गई थी। आज भी ये लाहौर की कोर्ट इसी के रूप में जानी जाती है। क्लियर? कभी आप अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ और पाकिस्तान गए तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्लियर? साथ ही क्या होता था कि इनके यहाँ ये जरूरी नहीं था कि अपराधी को दंड ऐसा दे दिया जाए कि मृत्यु प्राप्त हो जाए। अगर अपराधी का दंड क्षमा योग्य है तो उससे जुर्माना ले लिया जाता था, उससे हर्जाना ले लिया जाता था और उस हर्जाने से उस अपराधी को बरी कर दिया जाता था। और मज़े की बात ये है कि इनके शासन का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता था वो इसी जुर्माने से आता था। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि न्याय से भी ये पैसा सरकार कमा लेती थी। क्लियर? इसी चीज़ को बढ़ते हुए आगे इनका सैनिक प्रशासन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये जब देखा कि वास्तव में मुग़ल सत्ता के बाद ये सारी मिसलें जब अलग अलग विखंडित हैं और इनको हमें एक साथ जोड़ना है, मतलब अखंड बनाना है इन 12 मिसलों को, तो इन 12 मिसलों को अखंड बनाने के लिए हमें एक मजबूत सेना की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मजबूत सेना न केवल भारतीयों से बन सकती है बल्कि इस मजबूत सेना में यूरोपियंस का भी मदद लेना पड़ेगा। और यूरोपियंस की मदद के लिए इन्होंने फ्रांसीसियों की हेल्प से
अपनी सेना की रंगरूट को पूरी तरीके से परिवर्तित किया, अर्थात उनका खाने पीने का, चलने उठने का, बैठने का, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण वो सब का सब फ्रांसीसी स्तर का बनाया। क्लियर। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अमृतसर में तोपें, गोला बारूद आदि बनाने के कारखानों की भी स्थापना की। और एक सबसे अच्छी बात इन्होंने ये की कि इन्होंने सैनिकों को मासिक वेतन दिया। पहले क्या होता था कि मुगल सत्ता में सैनिकों को जागीर दे दी जाती थी और उसी जागीर में उपज के अनुरूप या रेवेन्यू के अनुरूप उन्हें वेतन मिलता था। इससे उनको काफ़ी डर रहता था कि पता नहीं हमारी उस जागीर में उपज अच्छी हुई कि नहीं हुई है, वहाँ से रेवेन्यू कितना मिलेगा। लेकिन अब एक फिक्स कर दिया गया कि आपको मंथली इतना पेमेंट देंगे। वही बात कि इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर इनकी गतिशीलता पर, मतलब ये कैसे हल्के हल्के इक्विपमेंट्स की मदद से काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, और इनकी ड्रेसअप पर, मतलब काफ़ी साज सजावट के साथ इनको बिल्कुल ब्रिटिश कंपनी की तरह रखा गया कि इनके हैट भी हो, इनकी ड्रेस साफ़ सुथरी हो, इनके जूते भी हों। क्लियर। ये सारी व्यवस्थाएं की गई, अर्थात एक डिसिप्लिन लाया गया जो डिसिप्लिन मराठों में नहीं था। समझ सकते हो, इसकी तुलना आप यहाँ से कर सकते हो। या जब आप मराठों की पराजय के कारण लिखते हो ना, तो वहाँ पे आप अंग्रेजों से ना तुलना करके आप समकालीन राजा राजा रणजीत सिंह से कर सकते हो। समझ गए। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फौज एक खास नाम की आदर्श सेना का गठन किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम में, फौज एक खास का संबंध है, तो आप बता सकते हो कि एक आदर्श सेना से। क्लियर। तो फौज एक खास नाम की एक आदर्श सेना का गठन किया, मतलब इनको फौज एक खास को आप समझ सकते हो एक तरीके के एनएसजी कमांडो। क्लियर। और इनको जिसने तैयार किया था वो फ्रांसीसी थे। कौन कौन? जनरल बंतूरा थे, अलार्ड थे, और आगे चलकर इसमें दो लोग और आते हैं, कोर्ट और गार्डनर। इन चारों ने मिलकर इस सेना का गठन किया। और ये जो सेना थी वास्तव में इसमें 3 फील्ड होती थी। एक तो थी पदाती सेना की, अर्थात 4 बटालियन इसमें पदाती सेना की होती थी। देखो बटालियन की संख्या अलग अलग मानी जाती है, किसी में 500 सैनिक, किसी में 90 सैनिक, किसी में 100 सैनिक। क्लियर। 3 घुड़सवार की रेजिमेंट होती थी। रेजिमेंट जो थी घुड़सवारों की वो अलार्ड के नेतृत्व में थी, जो बटालियन थी वो बंतूरा के नेतृत्व में। आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा कि अलार्ड के उसमें कौन थी बंतूरा के। आपसे जब ये पूछेगा ना कि उनके शासन में लोगों की भागीदारी कैसी थी, तो आप बता सकते हो कि बंतूरा हो, चाहे अलार्ड हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे गार्डनर हो, ये जैसे फ्रांसीसी और स्पेनी और जर्मन के लोग भी उनकी सेना में अपनी भूमिका निभाते थे। क्लियर। और एक और बात कि राजा रणजीत सिंह सिख होने के बावजूद भी उनके तोप खाने का जो प्रमुख था वो इलाही बख्श था। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति को उन्होंने अपने तोप खाने का प्रमुख बनाया। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार आप इतना जोर देकर क्यों कह रहे हो कि सर कि ये मुस्लिम था, मुस्लिम को सुनते ही आपके अंदर इतना क्यों वो आ गया कि इस पे थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। बात ये है कि मुस्लिम को बनाया गया उस समय जब क्षेत्र के जो पड़ोसी देश थे या जिनसे संघर्ष की लड़ाई हो रही थी वो भी तो मुस्लिम थे। कभी भी ये व्यक्ति अपना दल बदल सकता था, लेकिन बिना भय के और इसकी निष्ठा पर यकीन करते हुए राजा रणजीत सिंह ने इसे बनाया। क्यों? क्योंकि अफगानों में भी तो मुसलमान रहते थे, तुर्कों में भी मुसलमान रहते थे। क्लियर। आगे चलकर कांधार में भी मुसलमान रहते थे, साथ ही उसमें क्या कहते हैं आपको साउथ में पेशावर जीतने में भी तो मुसलमान थे। तो ये लगता था कहीं ये पलट ना जाए, जैसा मराठों में कई बार ऐसा देखने को मिला। क्लियर। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि वास्तव में राजा रणजीत सिंह की जो सेना थी उसमें जातियों की इतनी विविधता थी कि वो सब आपस में यूनाइट होकर रहते थे। चाहे उनकी सेना में यूनानियों की बात हो, चाहे उनकी सेना में फ्रांसीसियों की बात हो, चाहे जर्मन्स की बात हो, अमेरिकी की बात हो, रूसी की बात हो, स्पेनिश की बात हो या स्कॉटलैंड की बात हो, अंग्रेज़ों को छोड़कर। ध्यान देना, अंग्रेज को नहीं रखते थे वो, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेज बड़े वैसे इंसान हैं, ये अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित हैं। तो अंग्रेज़ों को ना रखकर बाकी अंग्रेज़ों के दुश्मनों को साथ में रखा। और इससे क्या हुआ कि उनकी सैनिक श्रेष्ठता काफ़ी मजबूत हुई। लेकिन बात तो वही थी कि उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। और कई बार तो ऐसे अवसर आए कि कई सारे
अफसर या फ्रांसीसी अधिकारी इनके यहाँ उच्च पदों पर गए। कई अधिकारियों को, जैसे बंटूरा हो या वालाड हो, इन सबको क्या किया गया, आगे चलकर छोटे छोटे क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया। क्लियर। कहा यह जाता है कि 1835 के टाइम पीरियड में इनके पास लगभग 75,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे, जिसमें 35,000 तो परमानेंट के थे, और उन 35,000 में भी पठान थे, गोरखा थे और डोगरा थे। अब आप बताओ डोगरा कौन थे? डोगरा थे कहाँ के? जम्मू कश्मीर रियासत के। गोरखा कहाँ के थे? तिब्बत या नेपाली के। पठान कहाँ के थे? अफगानियों के। पठान इनको कहाँ से मिले बताओ? शाह सूजा से। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो एक सेना रखेगा। गोरखा कहाँ से मिले इनको? जब नेपाली का दूत यहाँ पर आया, इनके साथ मिला गुलाब सिंह के साथ में। डोगरा कहाँ से मिले? जब उन्होंने डोगरा में राजा संसार चंद को पराजित किया। कहानी रिपीट हो गई। चलो आप समझ गए। तो इस तरीके से ये सब सिद्धस्थ सैनिक इनके अधीन आ गए। क्लियर। और दुख तो तब हुआ कि जब 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए और उसमें कंपनी के इन सैनिकों ने, उसमें रणजीत सिंह की सेना ने जब भूमिका ली, तो कई बार तो स्वयं सिख डर गए कि कहीं वो पराजित ना हो जाए, क्योंकि इतने ही ज़्यादा ट्रेंड थे, इतने ज़्यादा ये कुशल थे। ये बात अलग है कि उस समय राजा रणजीत सिंह नहीं था, अगर वो होता तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब इन्हीं बातों को लेकर व्यक्ति के मन में दुविधा होती है कि आखिरकार इतनी श्रेष्ठता, अर्थात इतने पीक पर होने के बावजूद भी वो क्यों हार गया, वो क्यों अंग्रेज़ों के सामने झुका। जैसे कई बार आप लोगों की कंप्लेन आती है कि सर हम इतना पढ़ते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट आप इसलिए नहीं होते हो कि आप इतना पढ़ते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो अपने पे डाउट करके कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, दादी क्या कहेगी, नानी क्या कहेगी, वो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। मतलब अपनी सफलता और विफलता की अनुभूतियाँ आप अपने अंदर से ही उद्धृत करने लगते हो, जबकि आपको ये पता होता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपको ये पता होता है कि आपका रास्ता सही है और आप सक्सेस के द्वार पर खड़े हो। लेकिन वही होता है ना कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप कांट की तरह आत्म आरोपित अल्पवयस्कता के शिकार हो जाते हो। डर लगता है ये कदम उठाया तो कहीं गलत ना हो जाए, तो उस डर से नहीं डरना है, नहीं तो आप राजा रणजीत सिंह बन जाएंगे। क्लियर। तो राजा रणजीत सिंह की तरह अपना जीवन नहीं जीना है, अपने आप पे यकीन रखना है। तो इसी चीज़ को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अलग अलग मत अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि ये बात ठीक है कि उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा था, उसका कुरूप जो व्यक्तित्व था, मतलब उसका चेहरा इतना अच्छा नहीं था, मतलब उसके चेहरे में तेज तो था लेकिन उसकी आँख जो थी वो एक तरीके की सामान्य नहीं थी, और सामान्य आँख न होने के कारण कई बार तो उसके जो विदेश मंत्री थे उससे कंपनी के लोग पूछ लेते थे फकीर अजीमुद्दीन से कि तुम्हारा जो राजा है, लगता है कि उसकी जो आँख है उसमें कोई दिक्कत है। तो वो कहता है विदेश मंत्री कि महाराज, हमने तो अपने महाराज की चेहरे को जब देखा तो उस चेहरे से इतना हूर टपकता है, हूर का मतलब इतना तेज टपकता है कि देखकर उसके चेहरे के किसी भी अंग को ये नहीं लगता कि कहीं उसके अंग में कोई कमी रह गई ऊपर वाले के बनाने से। क्लियर। तो समझ सकते हो, आपको इसीलिए मैंने इमेज दिखाई थी। हिंदू मुसलमानों का सर्वप्रिय था, मतलब दोनों को अपना मानता था। यहाँ तक कि जो मुसलमान संत थे उनके चरणों की धूल को अपनी दाढ़ी से साफ भी किया, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हालांकि सिख धर्म उसका था, सहयोगी सहधर्मी धर्म था, इसलिए उसकी भी अवहेलना नहीं करता था। लेपेल ग्रिफिन नाम के व्यक्ति कहते हैं कि वास्तव में वो एक श्रेष्ठ सैनिक था। क्लियर। आप ऐसे देख सकते हो राजा रणजीत सिंह को, ये उनके घोड़े के साथ चित्र, ये वो तीर के साथ में। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो। आपको लगता है कि कहीं इनके आँख में कोई विकृति है, आपको खुद एक पल के लिए नहीं लगेगा कि हाँ इनमें कोई दिक्कत है। क्लियर। तो फिर आप सामने देख कैसे सकते हो। जैसे मोदी जी ने अभी कोरोना का टीका लगवाया, तो आपने देखा होगा कि उनका जो बॉडी थी, जो चेहरा था, कितना ओज दर्शा रहा था, मतलब कितनी चमक थी, लालिमा कितनी थी। क्लियर। तो वही चीज़ थी यहाँ पे। अभियानों की पूर्व योजना बना लेते थे। जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है 27 जून के पहले तक हमें क्या क्या करना है, वही चीज़ ये भी कर लेते थे।
युद्ध की भिन्न भिन्न कला जानते थे। आप लोग जैसे आंसर राइटिंग के अलग अलग आर्ट्स जानते हो कि इसमें ये डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ये डाल देंगे तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ों से वो काफ़ी अवगत थे और वो पहाड़ी की अपेक्षा मैदानी भागों में लड़ने की ज़्यादा कोशिश करते थे ताकि कबाइलियों को पराजित किया जा सके। इसी दिशा में फ्रांसीसी पर्यटक उस समय का जैकमा जब आता है, जाकमा के लिए, अब जैकमा को आप बारबाडोस के प्रधानमंत्री से मत जोड़ देना। जैकमा जब आता है तो वो नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना करता है कि वास्तव में राजा रणजीत सिंह नेपोलियन बोनापार्ट ही है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए कई सारे तरीके अपनाता था, धोखा भी लोगों को दे देता था, शक्ति का भी उपयोग करता था। लेकिन खास बात थी, भले धोखा देता हो, भले शक्ति का उपयोग करता हो, लेकिन निर्दयी नहीं था, निर्मम नहीं था, रक्त पिपासु नहीं था। मतलब अपने दुश्मन की भी इज्जत करता था और उसका सम्मान करता था। क्लियर। इसीलिए ह्यूगल कहता है कि संभवतः इतना विस्तृत साम्राज्य इतने थोड़े अपराधों से कभी नहीं बना। क्लियर। इस लाइन को हम अपने प्रश्न में सॉल्व करेंगे कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि इतना विस्तृत राज्य इन्होंने इतने थोड़े अपराधों से कभी नहीं बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में क्यों कहा जा रहा। और आजकल यूपीएससी इतने ही डेप्थ में प्रश्न पूछती है, तो आप समझ सकते हो इसका क्या मतलब है। अभी हम बस आपको हल्का सा कोड कर दे रहे। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि इतना बड़ा जब इन्होंने साम्राज्य बनाया तो भले ही इन्होंने उद्देश्य प्राप्ति के लिए धोखा अपनाया और शक्ति को अपनाया, लेकिन धोखा और शक्ति ही इनके साम्राज्य की एक बुनियादी नींव नहीं थी, बल्कि और भी कई अन्य सारे कारण थे। अर्थात अपराध ये थोड़े थे, लेकिन इसके अलावा कई और अन्य रीजन थे, यानी कि इनकी उदारता थी, इनका जनहितकारी कार्य था, उत्पीड़क जो होते थे उनका दमन करने का इनका तरीका था, और जो बुरे लोग भी होते थे उनको पराजित करने के साथ उनके प्रति संधि का एक अच्छा, या आप कह सकते हो सहज तरीके का व्यवहार इनके साम्राज्य को मजबूती दे सका। और यही कारण है कि इससे पहले के 100 वर्षों तक या इसके बाद के 100 वर्षों तक इतनी शांति पंजाब के लोगों को नहीं मिल पाई जितनी कि इनके टाइम पीरियड पे मिली। क्लियर। इन्होंने अपने यहाँ कई सारे रिफॉर्म किए थे। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ते हो ना इल्तुतमिश के बारे में कि वो अपने यहाँ घंटियाँ लगवाए हुए था न्याय की, बिल्कुल इन्होंने वही काम किया था कि अपने यहाँ एक शिकायत पेटिका लगवाई थी जिसमें कोई भी आम जनमानस अपने इनके किसी अधिकारी की शिकायत कर सकता था और उसकी चाबी इन्हीं के पास होती थी। ये कई बार तो नगरों का भ्रमण करते थे भेष बदलकर, ताकि नगर की स्थिति का सही से पता चल सके। देखो ये काम वही करते हैं जो देश की जनता के हित में होते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री साहब भ्रमण करते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों का, जैसे अभी वैक्सीन को लेकर भ्रमण कर रहे थे। कई बार इसरो जाकर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मिलने से क्या होगा कि उसको हम परसुएट कर सकते हैं और उसके अंदर एक मनोबल को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो वही चीज़ थी। लेकिन ये सब बातें थीं, इतनी अच्छाइयाँ थीं, फिर भी ये कहा जाता है कि इनके अंदर मौलिकता नहीं थी, अर्थात इनके अंदर रचनात्मकता नहीं थी, ये कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। इन दो वर्ड का क्या मतलब? रचनात्मकता का मतलब इन्होंने अपनी उस पुरातन व्यवस्था से निकलकर किसी नई व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, अर्थात केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को समाप्त करके विकेंद्रीकरण को नहीं प्रमोट किया। राजनीतिक का मतलब कि अंग्रेजों के प्रति ये केवल झुकते रहे, जबकि जानते थे कि वो इनके मरने के बाद इनके साम्राज्य को खंडहर में तब्दील कर देंगे। फिर भी इन्होंने कोई डिप्लोमेसी नहीं दिखाई, कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया, किसी तरीके का शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। और इसी का दुर्भाग्य हुआ कि 10 वर्ष के बाद इनका पूरा का पूरा बना बनाया साम्राज्य ढह गया। इसीलिए कहा गया कि इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना केंद्रीकरण बना दिया था कि इनके मरने के बाद वहाँ पर एक शून्यता आ गई, एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई, और उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए योग्य शासक की आवश्यकता थी। लेकिन योग्य शासक न होने की वजह से, अल्पवयस्क होने की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका सामना उस समय सर्वोच्च शक्ति से हो रहा था। क्लियर। साथ ही इन्होंने अपने सेना के अधिकारियों को सिविल अधिकारियों के अधीन नहीं किया, मतलब
सेना अलग अपनी भूमिका निभाती थी और जो प्रशासन के अलग अधिकारी होते थे डेवलपमेंट के, वो अपनी अलग भूमिका निभाते थे। अगर सिविल अधिकारियों के कंट्रोल में सेना होती तो शायद इनके मरने के बाद सेना विद्रोह न करती और सिविल अधिकारी अलग थलग न पड़ते। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि ये सारी जो कमियां थीं, इन्होंने इनको एक तरीके से असफल राजा के रूप में करार दिया। क्लियर? और वहीं दूसरी ओर दिक्कत तो तब हो गई जब इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी व्यवहार कुशलता को झुको की नीति के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। इन्होंने शिवाजी की तरह, या कह सकते हैं कि मुगलों की तरह एकता की भावना को प्रमोट नहीं किया। अर्थात जैसा कि शिवाजी अपने मराठों को यूनाइट नहीं कर पाए पूरी तरीके से, बाद में पूरे मराठा अलग थलग पड़ गए, कोई एक धर्म या कोई एक एकता का सूत्र नहीं पढ़ा पाए जिससे वो हमेशा एक रहें। जैसे कि आज आप देखते हो ना, कितने भी दंगे हो जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी हम लोगों का एक ही नारा होता है, कुछ भी हो भाई, अंदर जितना लड़ना है लड़ ले, लेकिन बाहर जब जाना ना तो कोई आपसे पूछे हु आर यू, तो आई एम इंडियन। तब वहाँ पे ये मत कहना कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, या मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। वहाँ पे तब ये मत दिखाना। ये जो बीज था ना, ये ना तो ये ला पाए और ना ही शिवाजी ला पाए। इसलिए शिवाजी के बाद क्या हुआ कि कोई अपने आप को भोसले कहने लगा, कोई अपने आप को होलकर कहने लगा, कोई अपने आप को पेशवा कहने लगा, कोई गायकवाड़ कहने लगा, कोई सिंधिया कहने लगा। मतलब मराठा सब भूल गए, सब अपनी क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाने लगे। इस चीज़ की, ये प्रवृत्ति में इनकी कमी थी। इसी चीज़ को लेकर आगे कई सारे लोग कहते हैं कि ये समय को स्पेंड करते गए, इन्होंने ना कोई घेरा डाला, ना कोई चालाकी की। ये समझ रहे थे कि कंपनी ये सब चीज़ें कर रही है, इनको घेरने का प्रयत्न कर रही है और इनको अपनी नीतियों में फंसा रही है, लेकिन ऐसा दर्शा रहे थे कि जैसे अनजान है, युद्ध को हमेशा टालते रहे और इतना टाल दिया कि आगे चलकर वो युद्धों की परिणति इनके उत्तराधिकारियों को झेलनी पड़ी। और वो उत्तराधिकारी उस बाढ़ की तरह मजबूत नहीं थे जो उसकी उस लहरों से अपनी रक्षा कर पाते, और वो उस मैदान में बह गए। क्लियर? तो ये आप समझ गए। फिर बात आती कनिंघम इनके बारे में कहता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि उसने भिन्न भिन्न तत्वों को एकत्रित करके एक राज्य की स्थापना की थी, मराठा और पठानों से पंजाब की रक्षा की थी तथा अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर न देकर एक सुसंगठित राज्य स्थापित कर लिया। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसने मराठा और पठानों से रक्षा की। आपने पढ़ा था भी कि मल्हार राव होलकर को उसने, जसवंत राव होलकर को उसने संरक्षण नहीं दिया। पठानों से उसने पंजाब की रक्षा कैसे की, कैसे उसने शाह सूजा को संरक्षण नहीं दिया, अंग्रेज़ों को की सेना को कैसे गुजरने नहीं दिया पंजाब के रास्ते से। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। क्लियर? फिर आती है कि उसकी वीरता वास्तव में भविष्य के लिए एक प्रेरणा बनी। खास तौर पर आज भी जब लोग पंजाब रियासत की बात करते हैं तो राजा रणजीत सिंह का नाम वो जरूर लेते हैं। क्लियर? कनिंघम कहता है आगे चलकर कि उसका राज्य जनता की सहृदयता पर निर्भर था, परंतु उसमें आवश्यक सैनिक तत्वों और देश प्रसार की भावना का सम्मिश्रण भी था। इसका क्या मतलब कि जनता की सहृदयता मतलब जनता की जितनी सहायता, सहयोग और जितनी परोपकारिता थी उससे उसका राज्य बना था, लेकिन उसमें सैनिक तत्व इतने ज़्यादा थे, उसमें देश प्रसार की भावना इतनी ज़्यादा थी कि उसने उसके राज्य को एक मजबूत स्थिति की ओर पहुंचा दिया था। आगे चलकर एन.के. सिन्हा भी इसी चीज़ को लेकर कहते हैं कि आंग्ल सिख मित्रता में ब्रिटिश सरकार अश्वारोही थी और रणजीत सिंह अश्व था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से चाह रही थी राजा रणजीत सिंह को चलाने के लिए, उसी तरीके से राजा रणजीत सिंह चल रहे थे। अर्थात अश्व का मतलब घोड़ा, और उस घोड़े के ऊपर जो बैठा वो था अश्वारोही, और वो अश्वारोही जैसा घोड़े को चलाएगा वैसा ही तो घोड़ा चलेगा। अर्थात संधि में यह कहा गया कि आप सतलज के पार नहीं आओगे, इन्होंने कहा नहीं आएंगे। संधि में यह कहा गया कि आप शाह सूजा की मदद करोगे, इन्होंने कहा कर देंगे। ये सारी चीज़ें के बारे में हम इन सबको प्रश्न के रूप में करेंगे, चिंतित बिल्कुल मत हो, हम इसको डिटेल में वहाँ पे और करेंगे। समझ गए? यहाँ तो बस हम आपको बेसिक समझा दे रहे हैं। फिर आता है अंग्रेजों के साथ संबंधों में रणजीत सिंह अपने सबसे बुरे वक्त स्वरूप में
सन्मुख आता है उसमें अधिक साहस नहीं था, उसमें हिचकिचाहट और दुविधा ही भरी थी। आप बता सकते हो कि अपने 75,000 की सेना का उपयोग नहीं कर पाया, डरता रहता था, हिचकिचाहट थी कि युद्ध करें कि ना करें, आत्मारोपित अल्पवयस्कता का शिकार था, दुविधा में रहता था। क्लियर। लेवल ग्रिफिन भी यही बात कहते हैं कि सिख राष्ट्र नेपोलियन की तरह उत्थान में बहुत शीघ्र, अपनी सफलताओं में दैदीप्यमान तथा समाप्त होने में भी संपूर्ण था। अर्थात जितनी तेजी से ये उठा बिल्कुल नेपोलियन की तरह, उतनी ही तेजी से समाप्त हो गया। जैसे नेपोलियन काफ़ी तेजी से उठा था, वैसे ही ये भी उठा लेकिन पराजित हो गया। हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। फिर आगे ग्रिफिन एक बात बोलते हैं कि पिता ने खट्टे अंगूर खाए थे और पुत्रों के दांत किनारे पर ही लगे थे। मतलब कि जो अंगूर थे, अंगूर का मतलब अंग्रेज़ों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, अफ़गानियों के साथ, पठानों के साथ मिलकर जो मुठभेड़ हुई थी, और उस मुठभेड़ के बाद अपने साम्राज्य को जो स्थापित किया था, लेकिन उस स्थापना के बाद अंग्रेज की प्रभुता बढ़ने लगी, तो अंत तक आते आते केवल पुत्रों ने बस चूसने का प्रयत्न किया, उसके पहले ही अंग्रेजों ने उनकी सत्ता समाप्त कर दी। क्लियर। जीएल चोपड़ा कहते हैं कि जो सिख साम्राज्य था उसमें वास्तव में व्यक्ति ही राज्य था, अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण इतना था कि व्यक्ति के अंदर ही सर्व शक्तियाँ संपन्न थीं, और जिससे व्यक्ति चला गया तो उसका साम्राज्य भी पूरी तरीके से विघटित हो गया। आगे चलकर ग्रिफिन फिर एक बात बोलते हैं कि उनका सिंहासन और उसकी शक्ति की परंपरा और उसकी महानता अयोग्य हाथों में चली गई, जिन्होंने राज्य रूपी उस पूरी शक्ति को टूटन के लिए छोड़ दिया, जैसे कि रणजीत सिंह ने बीजा था। यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दी है। हाँ, जिन्होंने राज्य की नाव को चट्टानों पर निश्चित टूटन के लिए छोड़ दिया, जैसा कि रणजीत सिंह ने बीजा था वैसा ही काट लिया। कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों ने उसको जाकर एक ऐसे चट्टान से टकरा दिया जबकि वो योग्य नहीं थे, जिससे उनकी पूरी की पूरी नाव टूट गई या पूरा का पूरा साम्राज्य टूट गया। और इसके पीछे केवल उन्हीं का उत्तरदायित्व नहीं था, बल्कि इस उत्तरदायित्व के लिए राजा रणजीत सिंह स्वयं जिम्मेदार है। क्लियर। इसीलिए सिखों ने जो बोया था वही काट लिया। इतनी कहानी हमने अपने इस पार्ट में कंप्लीट कर ली। अब हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध, अर्थात राजा रणजीत सिंह के बाद की कहानी जिंदन कौर को लेकर या दिंदन कौर को लेकर, दिलीप सिंह को लेकर, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि, इन सबको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अगले पार्ट में हमारा पूरा सिखिज्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस आंसर को। क्लियर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।